हेलो एंड वेलकम टू अल्वेस्टेक। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। AWS का ये फर्स्ट सेशन है हमारा, जो AWS का बैच स्टार्ट हो रहा है आज से। इट्स एन ओवरव्यू सेशन। इस सेशन के अंदर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि AWS या क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज AWS एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, and after that we will move on to the what's the purpose of learning the AWS। तो मेजर हमारा होगा कि why AWS। अब AWS के अंदर को सिलेक्ट करना, व्हाट्स द रीजन, AWS के क्लाइंट्स क्या हैं, AWS की सर्विसेज क्या हैं, इनकी हम ओवरव्यू जो है वो इस सेशन के अंदर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको AWS की सर्विसेज का एक जो मेजर सर्विसेज हैं AWS की, उसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि हम जो है उन सर्विसेज को लेके जो है वो अपने कोर्स में यूज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज उस्मान। आई एम currently working as a staff DevOps engineer, and I'm sorry, kindly please mute yourself, ताकि सेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू किया जा सके। um, I'm having around 8 years of experience in IT. Previously, I was working as a VoIP engineer, and after that, currently, I'm just jump to the AWS and cloud computing. Kashif, आपकी बार-बार आवाज म्यूट हो रही है. Is there anything to say? Okay. Back to my topic. So the mainly AWS and DevOps की जो तरफ मूव होने का मेरा जो डिसीजन था, it's very successful because at the moment, not in just in Pakistan, all over the international market as well, DevOps और AWS की डिमांड बहुत ज़्यादा है. Most of the companies are moving towards the automation or the software automation and the configuration and deployment automation as well. So I have I'm AWS certified, solution architect certified. लेकिन जो mainly ट्रेनिंग का मेनली पर्पस है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय नॉलेज। आई वांटेड टू शेयर द नॉलेज जो कि मैंने सर्टिफिकेशंस की जो क्योंकि जो मैंने की ये सर्टिफिकेशंस, उनकी बेस में जो कोर्स कंटेंट था, जो आई पर्सनली फील दैट कि ये कोर्स कंटेंट और ये चीज़ें हैंड्स ऑन लैब्स वो ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर जंप इन करने के लिए। अगर किसी ने कोई न्यू कमर भी है जिससे ज़्यादा जो है वो टेक्निकल साइड पे नहीं किया हुआ, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, या वो किसी डेवलपमेंट से डेवऑप्स की तरफ आना चाह रहा है, या आईटी या सिक्योरिटी की तरफ से जो है वो डेवऑप्स की तरफ या AWS की तरफ आना चाहता है, देन दे कैन इजीली मूव। की गल है सो एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। अभी जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं AWS या क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन। AWS एग्जैक्टली क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसका सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे। अभी मेरा लास्ट वीक एक वेबिनार था जिसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी। इट्स कंपैरेटिवली वही चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि इट्स अ कंप्लीट कोर्स। अब हम लोग जो है वो AWS की जो आर्किटेक्चर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम AWS की सर्विसेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्यों आई? The mainly purpose of the cloud computing is that it will automate your systems। आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं छोटे से किसी सॉफ्टवेयर हाउस की या किसी भी डेवलपमेंट या किसी भी कंपनी की बात करूं, तो बहुत सी कंपनियां डाटा सेंटर्स या सर्वर्स मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना चाहती। लाइक वो ये चाहती हैं कि हम लोग को जो मेन फोकस है डेवलपमेंट, अपनी एप्लीकेशन को बनाना, उसकी तरफ मेन फोकस हो, ना कि डिप्लॉयमेंट की तरफ हमारा मेन फोकस हो। यानी कि हम अपने डेटा सेंटर्स की तरफ फोकस हो, हम खुद मैनेज कर रहे हो। एक्चुअल क्या होता है, अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि अगर आप कभी भी अपने सिस्टम के अंदर सर्वर्स आपको परचेज करने पड़े, आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट करनी पड़े, देन उसके लिए आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। उसमें सबसे पहले आपको एक अपनी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप अपनी सेल्फ होस्टेड सर्विसेज यूज करना चाह रहे हैं, तो उसका जो मेन चीज फर्स्ट पैरामीटर है वो ये है कि आपको एक डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। अब वो डेटा सेंटर बेशक छोटा सा भी हो, यानी कि कुछ एक स्मॉल रूम भी हो, एक स्मॉल हॉल भी हो, इट्स इनफ।
कि आप उसके अंदर सर्वर्स जो है वो आपने लगाने हैं और उसके बाद फिर आपने अपनी एप्लीकेशन उसके ऊपर होस्ट करनी है. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल you will go the market and then you can purchase the servers and then you will place कि आप उसको जो है वो शिप करवाओगे and then you can फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको फिर रैक में लगाओगे, केबलिंग एंड बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसमें. जो मेजर फैक्टर्स हैं वो इंटरनेट फैक्टर है, पावर इज अ मेन फैक्टर, ड्यूल पावर सप्लाईज होती हैं हर सर्वर की, ड्यूल इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, ड्यूल ईच एंड एवरीथिंग इज ड्यूल बिकॉज उसका मेनली रीजन ये होता है कि हम फेलियर रिजिलियंट एप्लीकेशन या फेलियर रिजिलियंट आर्किटेक्चर जो है वो बनाना चाहते हैं. उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एक पावर सप्लाई किसी भी सर्वर की, अगर मैं एक सर्वर की बात करूं, अगर उसकी सर्वर की एक पावर सप्लाई जो है वो फेल होती है, देन आपको दूसरी पावर सप्लाई से इंटरनेट यानी कि जो पावर है वो सर्वर को मिलती रहती है. अगर आपका एक इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन कंटिन्यू योर सर्विसेज यूजिंग द अदर कनेक्शन. तो आपको ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अभी मैंने ये वो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि अगर आपको एक डेटा सेंटर बनाना है या आपको एक अपनी सेल्फ यानी ऑन प्रेमिसेस में आपने अपना कुछ डेटा सेंटर या कुछ सर्वर्स प्लेस करने हैं, तो उसमें जो अगले फैक्टर्स आते हैं वो है एक आईटी प्रोफेशनल. आईटी प्रोफेशनल की आपको जरूरत पड़ेगी और नॉट जस्ट सिंगल पर्सन जो कि ये सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा. उसके अलावा कूलिंग इज अ मेन फैक्टर. सर्वर्स क्योंकि हीट जनरेट करते हैं, उस रूम के अंदर कूलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको कूलिंग भी करनी पड़ती है. उसके लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भी काफी यूज होती है. फिर उसके ऊपर अगर वो कूलिंग के ऊपर मॉनिटरिंग भी लगानी पड़ती है. मुझे याद है मैं जोंग डेटा सेंटर में करता रहा काम, वहां पर जो रूम हॉल होता है, जिस हॉल के अंदर जो है वो सर्वर्स चल रहे होते हैं, उस हॉल के टेम्परेचर को भी मॉनिटर किया जाता है कि अगर उसका एक थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री सेल्सियस या 10 से भी जरा सा भी बढ़ता है, तो आपको फौरन ईमेल और नोटिफिकेशंस आते हैं, जस्ट इसलिए कि आपकी जो है वो सर्वर्स कहीं हीट अप ना हो जाए. बिकॉज जो सर्वर्स और उनकी हीट को मैनेज करना है बहुत बड़ा फैक्टर. तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कंपनीज ये ज्यादा बेटर समझती हैं कि यार हमें ये सर्विसेज किसी से एज अ रेंट पे परचेज कर लेनी चाहिए. सो उस पर्पस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS भी है, Azure भी है, GCP भी है, अलीबाबा भी है, बहुत सारे IBM और Oracle, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं जो क्या कहते हैं कि हम मैनेज करेंगे, हम डेटा सेंटर्स को मैनेज करेंगे. आप आएंगे हमारे पोर्टल के थ्रू, अपनी सर्विसेज परचेज करेंगे और जितनी सर्विसेज आप परचेज करेंगे उनका आप जितनी देर उनको यूज करेंगे उसका आप बिल पे करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल गो. तो मेन पर्पस इसका ये है कि आप किसी से रेंट पे कोई चीज जिस तरह लेते हैं. अगर आप इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि आपको अगर किसी भी पर्पस के लिए कुछ दिन के लिए कहीं ट्रैवलिंग करनी है, तो आप गाड़ी परचेज करने की बजाय आप गाड़ी रेंट पे ले लेते हैं, कार. तो उसका मेनली पर्पस उससे अचीव हो जाता है कि आपकी ट्रैवलिंग भी हो जाती है, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. अब इसमें एक फैक्टर बहुत बड़ा ये आता है कि अगर आप क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है या आप कोई सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एस्टिमेट द सर्विसेज. कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आई हैव अ वन क्लाइंट, उसके अकॉर्डिंगली आई नीड 2 सर्वर्स. अब अगर इसको मैं रफली पेंट पे ड्रॉ करूं, मोस्ट ऑफ द क्लास के जो मेरे क्लास के अंदर वे होगा वो यही होगा कि मैं पेंट पे ड्रॉ करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं सपोज दैट कि मैं ये कहता हूं कि आई आई नीड 2 सर्वर्स फॉर फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ माय एप्लीकेशन. मैंने 2 के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर ली और मैंने क्या किया, अगर मैं ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर की बात करूं, मैंने 2 सर्वर्स लगाए, उसके अंदर उनकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस की, एप्लीकेशन होस्ट की और चला दी. सपोज दैट कि आपके पास इसी तरह का एक और क्लाइंट आ गया. अब आप इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट और इसको प्लेस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली अगर आपने 1 वीक पूरा जो है वो स्पेंड किया था, तो अब आपको अगर एक और क्लाइंट के लिए ये काम करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यही इसी का एक और जो है वो आर्किटेक्चर डिप्लॉय करने के लिए आप 1 वीक या चले मैं 1 वीक नहीं कहता, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 days लग जाते हैं. क्योंकि इसमें जो मेनली टाइम वेस्ट जो चीजें होती हैं, क्योंकि मैंने ये डाटा सेंटर में काम किया हुआ है, उसमें ये होता है शिपमेंट में बहुत टाइम लग जाता है, फिर वो आती हैं, फिर अप्रूवल्स होते हैं एंड देन फिर ये रैक में जाती हैं, फिर केबलिंग होती है और बहुत सारे फैक्टर्स के बाद 2-3 दिन लग जाते हैं इसको प्रॉपर तरीके से चलाने में. लेकिन अगर लेकिन अगर आपने ये सारी सर्विसेज यहाँ पर प्लेस कर दी, आपको एक और क्लाइंट आ गया और आपको ये सारे परफॉर्म करने हैं, तो आप क्या हर दफा 1 वीक या 2 वीक स्पेंड करेंगे?
दूसरी चीज ये कि इन केस चले आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके ये सारा कुछ बना लिया, इन केस आपका वो क्लाइंट चला गया, आपको या आपकी वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं रही, आपको ये सर्वर्स बंद करने पड़ गए, तो ये सर्वर्स आपकी इन्वेस्टमेंट वन टाइम जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस वजह से ये फजूल में जाया हो रही हो, क्योंकि आपने वो इन्वेस्टमेंट की और वो सर्वर्स बंद करने पड़ गए आपको, आपकी सिर्फ एक एप्लीकेशन चल रही है या दो एप्लीकेशन चल रही हैं ऑन दीज टू सर्वर्स, तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट है। उसके अलावा सिर्फ ये वेस्टेज नहीं है, इनकी मेंटेनेंस बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि जब ये बंद भी पड़े होंगे तब भी ये इनकी मेंटेनेंस रेगुलर करनी पड़ती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये जस्ट एक वेरी स्मॉल पीस जो मैंने आपको इसका बताया है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्चुअली ये होता है कि बहुत बड़े बड़े क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपकी बेस के ऊपर आपके लिए जो है वो सर्विसेज पहले से डिजाइन करके बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया हुआ, रैक्स जो है वो अपने डेटा सेंटर्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, उसके अंदर जो है वो सर्वर्स लगे हुए हैं, और आपने सिंपली जाके अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उन उन सर्वर्स को परचेज करना है, उनको ऑन करना है और उनको यूज करना है। इनको क्रिएट करना, यूज करना और स्केल करना बहुत आसान होता है। अब आपको यानी कि अगर इमीडिएटली, अब जब मुझे ये सारा काम, अगर मैं इस आर्किटेक्चर की बात करूं या इसकी बात करूं, मुझे अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम डिप्लॉय करना है ना, सेटअप रेडी करना है, तो मैं ये तकरीबन तकरीबन 1 डे में ये रेडी कर सकता हूँ। इसका मेनली जो जो मेरा टाइम, जो जिसमें सबसे ज्यादा ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर्स के अंदर टाइम वेस्ट होता है कि सर्वर्स की शिपमेंट, उसके ऊपर केबलिंग, उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें मेरा टाइम बचाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्योंकि विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स मैं AWS या किसी भी क्लाउड के ऊपर कोई भी सर्वर इमीडिएटली परचेज कर सकता हूँ। मुझे जाना है तो कंसोल पे जाना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स वहां पर एंटर करनी है, अपनी स्पेसिफिकेशन एंटर करनी है, देन आई जस्ट नीड टू स्विच ऑन द सर्वर। तो AWS आपको या क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपको जो है इमीडिएटली मशीन दे देगी, उसकी एक्सेस दे देगी, और वो मशीन जब तक आप यूज कर रहे हैं वो आपकी मशीन है, उसको कोई ऑफ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं ऑफ करेंगे। AWS में अगर आपने कुछ एक इंस्टेंस परचेज किया हुआ है तो उसको AWS भी जो है वो डिसेबल नहीं कर सकता। AWS की एक डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको जाके आगे कोर्स में दिखाऊंगा। AWS की एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर AWS ने मेंशन किया हुआ है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ये होता है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर एंड व्हाट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। AWS की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि AWS व्हाट्स द लेवल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AWS, आप यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की, उसके ऊपर जो है वो सर्वर्स की जो मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर की जो मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब आपने एक इंस्टेंस परचेज कर लिया, जब आपने एक इंस्टेंस जो है वो ऑन कर लिया, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की और आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें AWS नहीं करता। यानी सपोज दैट मैं ये कहता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक AWS के ऊपर एक मशीन जो है वो ऑन कर ली। AWS का तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि डाटा सेंटर की मैनेजमेंट, इन रैक्स को लगाना, सर्वर्स के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशंस करना, इनके ऊपर वर्चुअल मशीन्स जो चल रही हैं उनको सेटअप करना, ये सारा काम AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक पूरा यानी कि एक EC2 इंस्टेंस ऑन किया या कोई सर्वर ऑन किया, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत, कह सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है आपको उसके ऊपर। अब आपने अगर उसके ऊपर पोर्ट्स, सपोज दैट कि मेरे पास एक डेटाबेस का सर्वर मैंने ऑन किया और उसकी पोर्ट है 3306। अब 3306 डेटाबेस की पोर्ट है जो कि कभी भी पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली पब्लिक इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज पब्लिक का कंसर्न नहीं होता डेटाबेस के साथ, डेटाबेस के साथ कंसर्न होता है वेब सर्वर्स का या एप्लीकेशन सर्वर्स का। जिन्होंने डेटा रखना है, जिन्होंने लेना है, उनका कंसर्न है, वो उनके लिए ऑन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस डेटाबेस को पूरी दुनिया के लिए ऑन कर देता हूँ तो ये मेरा फॉल्ट है, AWS का फॉल्ट नहीं। इसको कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। AWS इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द हार्डवेयर लेवल रिलेटेड थिंग्स एंड सिक्योरिटी। लेकिन जब आप एक इंस्टेंस ऑन कर लेते हैं, उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद की जो जो सिक्योरिटी है, वो आपका कंसर्न है, वो आपने इसको उसको रखना है। क्योंकि AWS आपको, जब आप ये ऑन कर रहे होंगे, आपको एक नोटिफिकेशन फिर भी AWS दे देगा कि आप जो है वो एक जो है वो पोर्ट जो है वो सारी दुनिया के लिए इनेबल कर रहे हैं, जो कि डेटाबेस की पोर्ट है। तो चीज ये कि, लेकिन अगर आप ऑन करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली ऑन होती है, और हम कई केसेस में ऑन करते भी हैं। वो केसेस में हम डिस्कस करेंगे क्यों ऑन करते हैं, लेकिन उसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं, then we will discuss it। तो
सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो सबसे मेन फैक्टर है, मैंने आपको जो इस क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा पॉजिटिव, वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर बताने लगा था, वो ये था कि अगर मुझे इमीडिएटली अभी मुझे एक मशीन की जरूरत है, कल मुझे या मुझे कुछ ही आवर्स बाद जो है वो दूसरे की या तीसरे की जरूरत भी पड़ जाए, तो मैं अपने इंस्टेंसेस इमीडिएटली क्रिएट कर सकता हूँ और इमीडिएटली उनको टर्मिनेट भी कर सकता हूँ, बिकॉज इट जो बिलिंग फैक्टर है एडब्ल्यूएस के अंदर, इट्स अ पे एज यू गो स्टैंडर्ड। पे एज यू गो मीन इज दैट कि जितना आप यूज करेंगे, जितने आप मशीन्स की जितनी देर वो चलेंगे, एडब्ल्यूएस आपकी जो बिलिंग कैलकुलेट करता है, या क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी जो बिलिंग होती है, वो आपकी बिलिंग होती है पर आवर, सॉरी पर आवर या पर सेकंड के अंदर जो है वो आपकी बिलिंग करता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपने अगर कोई इंस्टेंस कुछ मिनट के लिए भी रन किया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। जब आप कुछ फ्यू आवर्स के लिए अगर कोई इंस्टेंस ऑन करना चाहते हैं, कोई सर्वर या मशीन ऑन करना चाहते हैं, आपको फ्यू आवर्स का होगा। और जब आप डिसेबल कर देंगे तो आपकी कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपकी बिलिंग खत्म। स्टार्ट किया बिलिंग स्टार्ट, स्टॉप किया बिलिंग खत्म। एडब्ल्यूएस के अंदर ये भी होता है कि अगर आपने अपने रिसोर्सेज स्टॉप भी कर दिए हैं ना, तो तब भी आपकी बिलिंग रुक जाती। तो बेनिफिट मिलता है। और स्केलिंग इज अ मेन फैक्टर कि आपको स्केल आउट करना है। स्केलिंग यानी कि आपको अगर इंस्टेंटली इमीडिएटली अपने सर्विसेज को डबल करना है, अपने रिसोर्सेज को डबल करना है, यू कैन इमीडिएटली डबल एज वेल। तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपकी जो इंस्टेंसेज हैं, आपको कुछ नहीं करना, यानी कि आपका सिस्टम इतना ऑटोमेट होगा, इट विल सेंस द रिक्वायरमेंट एंड इट विल ऑटोमेटिकली स्केल द रिसोर्सेज। तो इस तरह के सारे फीचर्स और बेपनाह फीचर्स हैं। मैं एडब्ल्यूएस के बारे में बार बार, जब भी ये पूरा कोर्स चलता रहेगा, उसमें मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को, नॉट जस्ट द एडब्ल्यूएस, मैं एज़्योर को भी, जीसी को भी हमेशा कहता हूँ कि इट्स अ वन स्टॉप शॉप। कि जहां पर आपको एक छोटी से छोटी, यानी कि अगर आपने कोई 10 KB की या फ्यू केबी की जो है वो कोई फाइल रखनी है, स्टोर करनी है, और अगर आपको वहां पर सैटेलाइट के ऊपर कोई अपनी रिसोर्सेज या सर्विसेज भी ऑन करनी है, तो आपको छोटी से छोटी से भी लेके बड़ी से बड़ी सैटेलाइट लेवल की सर्विसेज भी वहां पर मिलती है। रिपोर्टिंग है, आईओटी है, ब्लॉकचेन है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारी है वहां पर सर्विसेज। आपको एक ही यानी कि प्लेस पे सब कुछ मिल जाता है। किसी भी कंपनी को यही चाहिए होता है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर ही सब कुछ मिल जाए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो ये हम लोगों ने किस तरह से डिस्कस करना है इस पूरे कोर्स को, इतनी बेसिक लेवल के ऊपर बताने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि हम रेडी हो रहे हैं एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट या एज अ डेवलपर एसोसिएट्स या प्रोफेशनल्स एडब्ल्यूएस के। तो उसका मेन पर्पज ये है कि हमें जब खुद पता होगा तो हम किसी को सोल्यूशन दे सकेंगे। जब हमें पता होगा तो हम किसी क्लाइंट की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकेंगे। जब हमें पता होगा तो किसी भी क्लाइंट के लिए हाईली अवेलेबल डिजास्टर रिकवरी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर सकेंगे। तो इसीलिए बहुत बेसिक लेवल के ऊपर मैं आपको एग्जांपल्स दे दे के ये चीजें रेडी करूंगा, बिकॉज ये वो फैक्टर्स होंगे जिनकी बेस के ऊपर आप क्लाइंट के आर्किटेक्चर्स जो है वो डिजाइन करें। तो जिसके लिए सिक्योरिटी और बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो है वो हम मैनेज कर रहे होंगे। अब बात एक करते हैं आज के टॉपिक में जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि हम सिर्फ एडब्ल्यूएस अभी क्यों पढ़ रहे हैं। ये मैंने हर दफा अपने वेबिनार के अंदर ये चीज हाईलाइट करता हूँ, लेकिन जो इसकी मेन रीजन है वो एडब्ल्यूएस का दुनिया में सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर होने की जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि एडब्ल्यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बड़ा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में माइक्रोसॉफ्ट भी, एज्योर भी, क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, जीसीपी भी है, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन एडब्ल्यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है। और मैं पर्सनली तौर पर तकरीबन 3-4 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। मैंने डाउन टाइम और इस तरह की चीजें बहुत कम देखी है। अभी रिसेंटली हुए हैं कुछ इश्यूज आए हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक रीजन के अंदर थे, हर रीजन में नहीं थे वो। तो चीज ये कि मैंने पर्सनली, मेरा मेरा जो क्लाइंट था उन वो इफेक्ट नहीं हुए उन चीजों से, लेकिन जो कह सकते हैं स्टेबिलिटी है वो इनकी बहुत अच्छी है। तो और दुनिया में सबसे, हम जब बड़ी चीज पढ़ लेते हैं तो छोटी चीजें वैसे ही कवर हो जाती हैं। तो एडब्ल्यूएस का जो सबसे टॉप पे होने की रीजन है वो है गार्टनर रिपोर्ट। ये गार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया की जो सबसे बड़ी यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लीडर्स बोर्ड जो है वो लॉन्च करते हैं, जिसमें एडब्ल्यूएस 2019 में भी सबसे टॉप पे था, 9th कंसेक्टिव, यानी 9 सालों से ये सबसे ज्यादा फर्स्ट पे था। लेकिन 2020 में भी, मैं इसका चार्ट में भूल गया हूँ, शायद दूसरी स्लाइड में था, वो मैंने अगली स्लाइड में रखा हुआ था। 2020 में भी एडब्ल्यूएस ही था, 2021 में भी एडब्ल्यूएस ही जो है वो बना है, लीडर्स बोर्ड रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर है, एडब्ल्यूएस बल्कि यहाँ तक आ चुका हुआ है। मैं जब लास्ट 2020 का मैंने स्लाइड, अगर अभी भी आप लोग जाएंगे देखेंगे, ये गूगल पे लिख लें
तो आपको लीडर्स बोर्ड मिल जाएगा मैजिक क्वाड्रेंट का, ये गार्टनर की रिपोर्ट है। तो AWS जो है वो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हम बड़े क्लाउड को पढ़ेंगे ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलेगा। AWS के कुछ बड़े कस्टमर्स मैं सिर्फ शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ बताने का मेनली पर्पस यही है कि आपको दोबारा इस चीज के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि हम लोग आर्किटेक्ट्स और AWS प्रोफेशनल्स बनाने लगे हैं। तो AWS प्रोफेशनल्स को ये तो पता होना चाहिए ना कि AWS के बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन से हैं। ये वो क्लाइंट्स की लिस्ट है जो AWS के वेल नोन है, जिनको हम भी जानते हैं। ये AWS के वो उन क्लाइंट्स में से एक है। और इन क्लाइंट्स का अगर AWS पे आ रहे हैं या AWS से कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, ये नहीं कि जरूरी कि फेसबुक सारी सर्विसेज AWS से ले रहा है, AWS से कुछ सर्विसेज ले रहा होगा, ESPN या ये सारे कुछ सर्विसेज ले रहे होंगे। नेटफ्लिक्स AWS का वो क्लाइंट है जो कि मेरे ख्याल से 100% AWS पे चल रहा है, यानी कि सारी तकरीबन सर्विसेज AWS से अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, AWS की ये शॉर्टली बिलिंग एक्सप्लेन की थी मैंने, हमेशा मैं अपने वेबिनार में भी करता हूँ, और इसकी एक रीजन है जो कि आज उसका मेन रीजन है। वेबिनार में तो सिर्फ एक समझ लें कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि उनको ये बताया जा सके कि AWS की बिलिंग जो है वो किस तरह से AWS जो है उनसे चार्ज कर रहा है बड़े कस्टमर से। लेकिन अभी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फेसबुक ये जो इनके पर एनम जो है वो इनसे किस तरह से चार्जेस ले रहा है, BBC और ये सारे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा AWS का जो क्लाइंट है वो है, मैंने आपको बताया था, नेटफ्लिक्स है, और तकरीबन ये 19 मिलियन, ये शायद इससे ज्यादा हो चुका है, ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है, माइट भी थोड़े से रिवाइज हो चुके होंगे। तो ये वो क्लाइंट्स हैं जो कि AWS को कितना बिल चार्ज कर, लेकिन ये किस चीज के चार्ज कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि क्या ये टोटल बिल है? इट्स नॉट अ टोटल बिल, इट्स जस्ट ऑन EC2 इंस्टेंस। ये AWS की एक सर्विस है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये सिर्फ एक सर्विस के चार्जेस है। AWS सिर्फ एक सर्विस के ऊपर इतना उनसे बिल जो है वो जनरेट कर रहा है, और ये बड़ी अमाउंट्स नहीं है। मैं अपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, एक बड़ा क्लाइंट है UK का जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनकी बिलिंग अप्रोक्सीमेटली 150,000 मैंने खुद देखी हुई है, यानी कि 1,50,000, 160,000 मैंने उनकी बिलिंग डॉलर्स में पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उनकी बिलिंग जो है वो रेगुलरली हम देखते हैं। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज बड़े चल रहे हैं, वो तकरीबन सारा का सारा AWS के ऊपर चल रहा है, वो काफी बड़ा क्लाइंट है। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देने लगा था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये स्लाइड भी इम्प्लीमेंट यहाँ पर लगाई हुई है। वो ये कि आप लोग जब प्रोफेशनल इंशाल्लाह बन जाएंगे AWS के भी और या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के, तो आपसे कस्टमर ये क्वेश्चन करेगा कि हम क्यों AWS पे जाएं या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्यों जाएं। सपोज दैट कि हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन की, हमने एक एप्लीकेशन बनाई, हमने उसके ऊपर पूरा अप्रोक्सीमेटली 1 year स्पेंड किया, एंड देन वी विल होस्ट आवर एप्लीकेशन ऑन एनी क्लाउड प्रोवाइडर और एनी प्रोवाइडर, क्लाउड की बात कर रहा हूँ। तो हम क्यों करें? जब क्योंकि वो ये आपको से क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, मुझसे कई क्लाइंट्स ऐसे डिस्कस भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने इतना टाइम स्पेंड किया, हम अपनी एप्लीकेशन किसी क्लाउड को क्यों दे दें अगर वो वहां से उठा लें या वहां से, क्योंकि देखें ऑब्वियसली आपका कोड किसी सर्वर पे पड़ा है, और वो सर्वर किसका है? वो सपोज दैट कि अगर मैं AWS की बात करूं तो AWS का सर्वर है। AWS वहां से अगर निकालना चाहे तो निकाल सकता है। जिस तरह मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक AWS की डॉक्यूमेंटेशन है शेयर रिस्पांसिबिलिटी मॉडल, तो AWS उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन करता है कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ हार्डवेयर लेवल की मैनेजमेंट है या नेटवर्क्स की मैनेजमेंट है, या वो कुछ उसमें आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं जाता। यानी कि सर्वर जब आप एक इंस्टेंस ऑन कर लेते हैं तो मैं इंस्टेंस के अंदर नहीं जा सकता। एक कोई भी AWS का रिसोर्स जो AWS का रिसोर्स है उसमें नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जाते होंगे या कुछ भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हमेशा ये अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल भी देता हूँ कि आप लोग में से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, आप लोग में से मुझे चैट पे आंसर दे दें, कोई अनम्यूट करके आंसर देना चाहता है अनम्यूट करके दे दें। आप लोग मुझे बताएं कि नेटफ्लिक्स का कंपेटिटर दुनिया में कौन सा है? नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज का जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है नेटफ्लिक्स का, वो कौन सा है? आप लोगों ने जरूर, मेरा ख्याल है, पता होगा। Amazon Prime। Amazon प्राइम, बिल्कुल। Amazon प्राइम दुनिया में नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपेटिटर है, और Amazon प्राइम AWS की ही सर्विस है, यानी कि Amazon की सर्विस है ना, क्योंकि AWS की एक यानी कि कंपनी है। नेट Amazon प्राइम भी AWS की कंपनी है। तो आप मुझे बताएं कि अगर नेटफ्लिक्स अपने कंपेटिटर के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी सर्विसेज चला रहा है, तो क्या उनको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? क्या उनको अपनी एप्लीकेशन अजीज नहीं है? क्या उनको अपने फीचर्स अजीज नहीं है? नेटफ्लिक्स AWS Amazon प्राइम से ऊपर है, और सर्विसेज वो Amazon के ऊपर रख के बैठा हुआ है। उसको अगर अपनी सिक्योरिटी के कंसर्न्स नहीं है, क्योंकि वो किसी वजह से यहाँ पर है ना, अगर उसको ये पता हो कि भाई Amazon प्राइम मेरे या Amazon मेरे फीचर्स उठा के Amazon प्राइम में डाल सकता है, तो नेटफ्लिक्स कभी भी यहाँ पर ना होता।
तो नेटफ्लिक्स से होने का भी एक रीजन है कि वो इस चीज पे श्योर है कि उसकी सर्विसेज लीक नहीं हो रही, उसकी उसकी जो एप्लीकेशन है या उसके फीचर्स हैं या उसकी यानी उसका जो डेटा है, सबसे ज्यादा डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके क्लाइंट्स, उसका डेटा। क्योंकि अगर अमेजोन जो है वो नेटफ्लिक्स के क्लाइंट्स का डेटा उठाए डेटा बेसिस से और उनको अपनी सर्विसेज सस्ते में देना शुरू कर दे, तो कौन नेटफ्लिक्स यूज करे? तो चीज ये कि उन लोगों को इतनी सिक्योरिटी है और वो इस चीज पे कॉन्फिडेंट है कि हमारा डेटा नहीं जाता। और एडब्ल्यूएस ने काफी कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हैं, वो हमारी मार्केट की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते कि पाकिस्तानी मार्केट की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है कि वो आपने आज बात की और कल आप जो है वो कहीं किसी जगह पे केस भी करते तो वो लटकता रहेगा। वहां पर जब केस चलते हैं और आप जब प्रूफ देते हैं और आपका अगर कोई हो तो आपको वो सू कर सकते हैं उस चीज के ऊपर। तो वहां पर चीजें डिफरेंट है। जहां जिस मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बात कर रहा हूँ, तो केस तो पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, लेकिन अगर आपके पास वैलिड कोई रीजन है। चीज ये है कि डेटा सबको अजीज है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स इसीलिए दुनिया में टॉप है क्योंकि अगर एडब्ल्यूएस के ऊपर एक भी मुझे बताएं केस इस तरह का आया होता, तो क्या एडब्ल्यूएस सिस्टम गार्टनर की या जो किसी भी रिपोर्ट के अंदर दुनिया का टॉप क्लाउड प्रोवाइडर नहीं हो सकता था। क्योंकि एक चीज भी आपको बहुत जल्दी जो है वो नीचे ला सकती है क्लाउड के अंदर। तो सर्विसेज उसकी मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्विसेज अच्छी दे रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उनकी सिक्योरिटी अच्छी है और उनका डेटा लीक नहीं हो रहा। तो ये सब कंसर्न्स की वजह से वो दुनिया में सबसे बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था कि आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो डेटा कहीं नहीं जाता, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसी तरह से सर्विसेज बनती है उनकी। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एडब्ल्यूएस नहीं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग जब, क्योंकि मेरे ये जो सबसे बड़े पहले जो क्लाउड कंप्यूटिंग में पायनियर था ना, जो क्लाउड की सर्विसेज देने में, वो एडब्ल्यूएस ही था, अमेजोन था। अमेजोन ने स्टार्ट इस तरह से लिया था कि अमेजोन क्या करता था कि जब उसकी अपनी जो अमेजोन का ई कॉमर्स स्टोर है, आप लोगों को पता होगा अमेजोन जो है, अमेजोन की और एप्लीकेशंस थी। अमेजोन क्या करता था, एडब्ल्यूएस के, अमेजोन के रिसोर्सेज, मैं ये एडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा, अमेजोन के एम्प्लॉयज डाटा सेंटर भी मैनेज कर रहे थे। किसके लिए? अपनी एप्लीकेशन के लिए, अमेजोन की ई कॉमर्स स्टोर के लिए। उनके लिए वो पूरी सर्विसेज भी डिजाइन करके पूरी 100% स्टेबल जो है वो उनकी एप्लीकेशन जो है वो अमेजोन की जो ई कॉमर्स स्टोर है वो चल रहा था। तो अमेजोन ने ये सेंस किया कि यार जब हम अपने लिए ये चीज कर रहे हैं तो हम दुनिया के लिए क्यों नहीं करते। तो फिर उन्होंने ये डिजाइन किया कि हम अपने दुनिया में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने हार्डवेयर पूरा जो है वो सेटअप लगाते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी सर्विसेज आउटसोर्स करना शुरू करते हैं। हम वो सर्विसेज रेंट पे देना शुरू करते हैं कि हम अपने लिए नहीं, हम आपके लिए भी डाटा सेंटर्स को मैनेज करेंगे। तो यहाँ से इनका ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। अभी हम डिस्कस करते हैं एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन में हम जो अपना कोर्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं उनमें हम कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस कवर करेंगे। एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशंस है फंडामेंटल लेवल, एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल एंड स्पेशलिटी लेवल। अमेजोन के फंडामेंटल लेवल के अंदर आता है क्लाउड प्रैक्टिशनर, एसोसिएट के अंदर आता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सिसऑप्स एंड डेवलपर एसोसिएट, और प्रोफेशनल के अंदर ये आता है। अभी जो हमारा कोर्स कंटेंट है जो कि आज से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, इट विल टेक अराउंड 3 मंथ्स, क्योंकि सैटरडे संडे बेस्ड क्लासेस हैं, 3 मंथ्स तक ये कोर्स चलेगा। और जिसके अंदर 2.5 या 3 मंथ्स तक करके, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में 3 सर्टिफिकेशंस कवर करेंगे। नाम मैंने 2 in 1 रखा हुआ है, लेकिन कवर 3 ही हो रही है। और 3 के अंदर जो कवर हो रही है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हो रही है सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एसोसिएट, डेवलपर एसोसिएट। जब आप ये 2 सर्टिफिकेशंस कवर करते हैं तो आपकी फंडामेंटल लेवल पहले ही कवर हो जाता है। इसकी मेनली रीजन ये है कि फंडामेंटल लेवल के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एडब्ल्यूएस फंडामेंटल लेवल, मैं खुद सर्टिफाइड हूँ फंडामेंटल की, सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाली सर्टिफिकेशन भी मैंने की हुई है। क्लाउड प्रैक्टिशनर जो है एडब्ल्यूएस की, वो सर्टिफिकेशन है जिसके अंदर एडब्ल्यूएस आपसे बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग की अंडरस्टैंडिंग, एडब्ल्यूएस की इंफ्रास्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग, एडब्ल्यूएस की शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉडल जो मैंने भी आपको बताया था, मैं आपको शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉडल एक दफा दिखा के देता हूँ कि वो होता क्या है। जब मैं गूगल पे जाके यहाँ पर लिखता भी हूँ एडब्ल्यूएस शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉडल, ये डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी अच्छी है ये वाली। ये वो डायग्राम है ये मेरे पास ऐसे कभी वॉलपेपर भी होता था मेरे पास, मैंने लगाया होता था इसका। आई डोंट नो व्हाई मेरा इंटरनेट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, बहुत छोटी आई है। अच्छा चलिए यहीं से देख लेते हैं। ये शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉडल है एडब्ल्यूएस का, जो कि आपको ये बताता है, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है एडब्ल्यूएस का रिस्पांसिबिलिटी, ये एडब्ल्यूएस की क्या रिस्पांसिबिलिटीज है। और ये जो कलर है ये सारा
कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर देखें रीजन अवेलेबिलिटीज, अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की मैनेजमेंट इन रीजन, एज लोकेशंस की मैनेजमेंट, कंप्यूट स्टोरेज, जो सर्वर्स होते हैं उनकी हार्डवेयर की मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर जो उनके ऊपर चल रहे हैं उनकी मैनेजमेंट एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाइंट साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें इंक्रिप्शन इनेबल करना या ना इनेबल करना, एडब्ल्यूएस ने आपको ऑप्शंस वहां पर दी होंगी। अब आप इनेबल करें या ना करें कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप करते हैं आप सिक्योर हो जाते हैं, और अगर आप नहीं करते हो डेटा लीक हो जाता है तो एडब्ल्यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया, आपने इनेबल नहीं की। बाकी वो रेकमेंड जरूर करता है। एडब्ल्यूएस की एक और वर्डिंग है जिसका एक डॉक्यूमेंट है जिसका मैं आपके साथ लिंक भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा, उसको कहते हैं एडब्ल्यूएस बेस्ट प्रैक्टिसेस। एडब्ल्यूएस ने हर सर्विस के अंदर अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दी है कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जिनको आप फॉलो करो, जिसकी बेस पे आप अपनी चीजें सिक्योर कर सकते हो, और उनको फॉलो करना ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज है, इसको आप मजीद डेप्थ में भी देख सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल से रिलेटेड आ जाता है। इसके अंदर आपके पास एडब्ल्यूएस की बेसिक सर्विसेज, यानी कि आपसे ये पूछेंगे कि स्टोरेज सर्विस कौन सी यूज होती है, के लिए कौन सी सर्विस है, सर्वर्स अगर आपको ऑन करने हैं कौन से आप सर्विस यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ये 2-3 महीने पहले ये सर्टिफिकेशन की थी, क्योंकि आई नीड द कूपन, तो वो मुझे डिस्काउंट वाउचर चाहिए था, मैंने ये सर्टिफिकेशन की थी, तो इसलिए मुझे अपनी सारी चीजें याद है। ये चीजें इसके अंदर रहती है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कहते हैं वो पर्सन जिन्होंने आर्किटेक्चर्स डिजाइन करने हैं, कि आर्किटेक्चर्स के अंदर मतलब कि आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को भी अपने माइंड में रखना है किसी क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए, सिक्योरिटी को भी माइंड में रखना है, रेजिलियंसी को भी रखना है, हाई अवेलेबिलिटी को भी रखना है, स्केलेबिलिटी को भी रखना है। ये सारे फैक्टर्स आपने जब अपने माइंड में रखते हुए एक आर्किटेक्चर डिजाइन करना है तो वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर आता है। और हमारे इस कोर्स कंटेंट के अंदर ये सारी चीजें इंशाल्लाह कवर होंगी। डेवलपर एसोसिएट की सर्टिफिकेशन ज्यादातर डेवलपर्स के लिए डिजाइन इसलिए की गई है कि इसके अंदर डिप्लॉयमेंट्स भी कवर होती हैं, डेवलपमेंट नहीं कवर होती, यानी कि डेवलपमेंट नहीं करनी है हमने किसी लैंग्वेज के ऊपर, डिप्लॉयमेंट्स कवर करनी है, ऑटोमेशंस कवर करनी है। आप लोगों ने CI/CD का वर्ड सुना होगा, वो कवर होता है डेवलपर एसोसिएट के अंदर। लेकिन ये एक बात याद रखना, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं हमेशा वेबिनार्स के अंदर भी और हर सेशन के अंदर। एक बात याद रखना, लोगों ने CI/CD का वर्ड सुना हुआ है, पाइपलाइंस का वर्ड सुना है, ऑटोमेशन का वर्ड सुना हुआ है। AWS की जो CI/CD और ऑटोमेशन है वो उसमें, और जो ओपन सोर्स टूल्स की CI/CD और ऑटोमेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। अब यानी कि काम एक ही है लेकिन उसके टूल्स डिफरेंट हैं। मतलब AWS कहता है कि आप अगर AWS के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए सर्वर्स यूज कर रहे हो, डेटाबेस यूज कर रहे हो, अपनी एप्लीकेशंस होस्ट कर रहे हो, तो व्हाई यू आर यूजिंग दी ओपन सोर्स डेवऑप्स टूल्स, लाइक कि आप लोगों ने डॉकर का नाम सुना होगा, जेंकिंस का नाम सुना होगा, एंसिबल का नाम सुना होगा, टेराफॉर्म का नाम सुना होगा, तो ये सारे, और क्यूबरनेटिस, ये सारे वो टूल्स हैं जो कि ओपन सोर्स टूल्स हैं। तो AWS कहता है कि अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो, आपकी एप्लीकेशन AWS पे चल रही है, आपकी डेटाबेसेस AWS पे चल रही है, सारी आपकी चीजें AWS पे चल रही हैं, तो आप ओपन सोर्स टूल्स यूज करके एक नई स्किल्स क्यों ऐड करते हो? AWS आपको खुद भी CI/CD के लिए अपने टूल्स प्रोवाइड करता है। लाइक कि AWS कहता है कि आपको गिटहब, आप लोगों ने गिटहब यूज किया होगा वर्जन कंट्रोल के लिए, सोर्स कोड के लिए आप यूज करते हो, आपको गिटहब या बिटबकेट या गिटलैब यूज करने की क्या जरूरत है? AWS के अपना कोड रिपोजिटरी या वर्जन कंट्रोल या सोर्स कोड कंट्रोल जो है, एक टूल है जिसका नाम है कोड कमिट। आप कोड कमिट को यूज करो, आपका कोड भी AWS पे रहेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी AWS पे है, आपका सिक्योरिटी ज्यादा बेटर हो जाएगी। आपको एक ही रिस्पॉन्स यानी कि जगह पे रहना पड़ेगा ना, एक ही बिल्डिंग के अंदर, या अगर मैं इस तरह से एग्जांपल दूं कि एक ही बाउंड्री के अंदर रहना पड़ेगा। तो इसी तरह पाइपलाइंस के लिए भी AWS जेंकिंस का भी सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, एंसिबल का सब्स्टिट्यूट भी दिया हुआ है, कुबरनेटिस का भी। तो ये एक आपको मिल जाता है कि आपके पास ऑप्शन मिल जाती है कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, AWS की सर्विसेज से रिलेटेड मुझसे पूछा है आपने कि AWS के अंदर जो है वो डॉकर या जेंकिंस या, देखिए मैंने आपको यही एक वर्ड यूज कर रहा था कि जो ओपन सोर्स टूल्स है ना उसके लिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये टूल्स क्या AWS के टूल्स हैं? ये AWS के टूल नहीं है, डॉकर इज नॉट AWS टूल, जेंकिंस इज नॉट AWS टूल। वही समझ आ गई आपके क्वेश्चन? मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेकिन AWS ने क्या किया, इनकी सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, तो जो सब्स्टिट्यूट है वो हम कवर करें। AWS की जो सर्विसेज जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं, ECS कवर करते हैं या ECR कवर करते हैं, ये डॉकर से रिलेटेड आ जाता है, ये डॉकर की सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर। यानी कि बैकएंड पे डॉकर ही है लेकिन उसकी समझ लो कि ऑटोमेशन आ जाती है। इस तरह जेंकिंस है, जेंकिंस
क्योंकि CI टूल है तो इसके लिए CI के लिए हमारे पास यहाँ पर यूज होता है कोड पाइपलाइन और कोड बिल्ड। तो हम ये चीजें यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये टूल्स आते हैं जो कि डेवलपर, इसको डेवलपर टूल्स कहते हैं। तो ये सारे टूल्स यूज होते हैं डेवलप इसके अंदर, डेवलपर एसोसिएट के अंदर। तो हम इन टूल्स के ऊपर वर्किंग करेंगे। क्योंकि जो जो डेवऑप्स है इज अ डिफरेंट थिंग। जो डेवऑप्स का मेरा, जिसमें मैं डेवऑप्स का ट्रेनर भी हूँ, तो डेवऑप्स के जो कोर्सेज है उसके अंदर फिर हम लोग पढ़ते हैं लिनक्स पढ़ते हैं, डॉकर सेपरेट पढ़ते हैं, जेंकिंस पढ़ते हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जेंकिंस आता है, एंसिबल है, क्यूबरनेटिस है, इसको मैं K8 लिख लेता हूँ, टेराफॉर्म है, और कौन सा रह गया है इसमें, एक 7 होते हैं, गिट एंड गिटहब होता है। तो ये वो चीजें जो कि मैं मेरा यानी कि हम डिफरेंट, ये टूल्स डिफरेंट है। यहाँ पर वो उनका काम नहीं है। हम यहाँ पर, अच्छा अब कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ इससे पहले कि आप लोग किसी का क्वेश्चन आए। बहुत लोग, बहुत ज्यादा मैंने मार्केट में देखा है, हम प्रोफेशनली वर्किंग में बहुत से इंटरव्यूज रेगुलरली ले रहा होता हूँ, तकरीबन वीक में 1-2 दफा तो इंटरव्यूज डिफरेंट कंपनीज के लिए ले रहा होता हूँ। तो मैंने देखा लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार वो डेवऑप्स को AWS के साथ बड़ा मिक्स करते हैं। डेवऑप्स का मैं जो सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ द डेवऑप्स, लेकिन ऑब्वियसली ये यूज होता है ऑटोमेशन के लिए। ये ऑटोमेशन टूल्स है, या ऑटोमेशन का एक, इसको कल्चर कहते हैं। ये एक कि आपको डेवऑप्स इंप्लीमेंटेशन, अब डेवऑप्स AWS पे भी इंप्लीमेंट हो जाती है, लेकिन जो AWS है या कोई क्लाउड, मैं इसको क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग कहता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि आपने ऑटोमेशन कर ली। अगर आप ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स की बात है, मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इट्स अ ओपन सोर्स। मैक्सिमम ओपन सोर्स टूल्स है, मैक्स लिख देता हूँ, मैक्सिमम ओपन सोर्स टूल्स के साथ जो डेवऑप्स आजकल जो मार्केट में चल रही है, वो मैक्सिमम ऑटोमेशन जो है वो ओपन सोर्स टूल के साथ हो रही है, जो कि मैंने ऊपर मेंशन किए हैं। लिनक्स ओपन सोर्स है, डॉकर है, जेंकिंस, एंसिबल, ये सारे ओपन सोर्स टूल्स है। इसमें कम्युनिटी वर्जन जो वो डिफरेंट आ जाता है कि आप लोग कहो कि भाई एंटरप्राइज वर्जन भी होता है। डॉकर में ऑब्वियसली पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, इस तरह से है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग को ज्यादातर जो कंपनी यूज कर रही है कि इन ऑटोमेशन टूल्स को यूज करके क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक AWS के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करती है। यानी कि वो क्या करती हैं कि अपने जो सर्वर्स हैं, यानी कि आपने वेब सर्वर बना लिया, आपने एप्लीकेशन या प्रॉक्सी सर्वर बना लिया या डेटाबेस सर्वर बना लिया, ये जो सारे सर्वर्स हैं वो अब यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग पे ऑन कर लेते हैं। उसके बाद आप कहते हैं नहीं, मुझे जो अपनी ऑटोमेशन तो कर ली, लेकिन इसका डेटा कहाँ रखना है? डेटा हमने DB रखना है, DB भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। मुझे उसका जो जो यानी कि मीडिया है या एप्लीकेशंस का जो यानी कि इमेजेस है, वीडियोस हैं, डेटा है, वो मुझे कहाँ रखना है? वो मुझे कुछ स्टोरेज चाहिए तो भी AWS या क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर लेते हैं। लेकिन इन सारे टूल से ऑटोमेशन होती है सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन। कि भाई आपकी ऑटोमेशन, अगर शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ इस तरह के, आपकी ऑटोमेशन इस तरह से होनी चाहिए कि एक डेवलपर्स की तमाम जो वर्किंग है वो इजी हो जाए, कि उसको बार बार जाके अपना कोड रन करने के लिए लोकल एनवायरनमेंट में कोड रन करके तो चल जाता है, लेकिन जब वो किसी प्रोफेशनल या किसी यानी कि स्टेजिंग या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके कोड चलाएं तो कई इश्यूज आते हैं। तो उस सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए डेवऑप्स जो है वो लॉन्च हुआ था, कि वो ऑटोमेट करता है सारे प्रोसेस को। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स का मिक्सचर ही यूज होता है, पाकिस्तानी मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। तो उस मार्केट, उसके लिए डेवऑप्स अपनी जगह वर्थ इट है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है, बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ये अचीव क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर रहते हुए भी कर सकती है। लाइक कैसे? मैंने आपको अभी ऊपर एग्जांपल दिया कि अगर कोई कंपनी ये सोच ले कि उसको डेवऑप्स के जो सारे काम है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर रहते हुए करने हैं, तो मैंने आपको बताया कि AWS जो है वो आपको गिटहब का जो है रिप्लेसमेंट भी दे रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कोड कमिट जो है वो सेम एज इट इज वैसे ही रिमोट रिपोजिटरी है। पैराफॉर्म का जो सब्स्टिट्यूट है AWS के अंदर वो है सॉरी क्लाउड फॉर्मेशन। K8 का रिस्पॉन्स जो यहाँ पर है वो है EKS। एंसिबल का जो सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर वो है ऑप्सवर्क्स वर्क्स। जेंकिंस का जो सब्स्टिट्यूट है वो कोड बिल्ड भी आता है, कोड पाइपलाइन भी आता है, डिफरेंट पर्पसेस हैं इसके। डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर ECR है या ECS है। ECR इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर लिनक्स का तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट नहीं है, लिनक्स तो ऑब्वियसली सबके लिए जरूरी है, मैं हमेशा में। तो यहाँ पर तो कंपनीज यूज इनको भी कर सकती हैं, लेकिन क्यों यूज करती हैं ओपन सोर्स को? बिकॉज ओपन सोर्स में कम्युनिटी बड़ी होती है। कंपनीज को जहां पर, यानी कि देखो, मुझे किसी कंपनी ने हायर किया है और मैं AWS का स्पेशलाइज पर्सन हूँ, लेकिन मैं इन टूल्स का स्पेशलाइज पर्सन नहीं हूँ, तो उनके लिए इसलिए इशू आएंगे क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की शायद कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं अभी।
ये ओपन सोर्स कम्युनिटी होती है, यहाँ पर आपको फ्री सपोर्ट या फ्री सर्विसेज बहुत सारी मिल जाती हैं, इन टूल्स की बात कर रहा हूँ। तो शायद इस वजह से भी कंपनी, और इसमें मॉडिफिकेशन भी बहुत सारी हो सकती है, यहाँ पर इतनी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये मैंने एक शॉर्टली एक्सप्लेन किया कि आप लोग डेवऑप्स को और एडब्ल्यूएस को बहुत लोग मिक्स करते हैं। मैं हमेशा अपने कोर्स में रेकमेंड करता हूँ कि अगर कोई पर्सन डेवऑप्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है तो वो डेवऑप्स से स्टार्ट कर ले और एडब्ल्यूएस में चला जाए या क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग में चला जाए, या क्लाउड कंप्यूटिंग से होके वो डेवऑप्स में आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आना दोनों में ही है, आपको करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज हैं इंटरनेशनली मार्केट में, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो सिर्फ डेडिकेटेडली क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो कहती हैं कि भाई हमें सिर्फ एडब्ल्यूएस ही चाहिए या हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की ये सर्विसेज चाहिए। तो फिर आप ऑब्वियसली आपकी बाउंड्री वो है, आपकी रिक्वायरमेंट हुआ, तो आप शायद आपको फिर कोई इसकी टूल्स का नहीं पूछेंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ मार्केट है, मैं जिस तरह एक कंपनी के लिए भी मैंने पिछले वीक इंटरव्यूज ली है, उनकी प्रायोरिटी क्या थी, वो कहते थे कि एडब्ल्यूएस उनकी प्रायोरिटी है, और सेकेंडरी के अंदर जो उनकी क्या नाम है ऑप्शन है, वो उनको डेवऑप्स के टूल्स चाहिए, यानी कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो, क्योंकि उनके क्लाइंट ज्यादातर एडब्ल्यूएस के ऊपर, तो डेवऑप्स के टूल्स उनकी सेकेंडरी प्रायोरिटी, फर्स्ट उनकी, और कई कंपनीज की प्राइमरी प्रायोरिटी डेवऑप्स टूल्स होते हैं, सेकेंडरी उनकी कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग या एडब्ल्यूएस होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपनीज एज वेल। तो इसलिए इस पे रहते हैं। मैं बशर्त कर तो देता, अभी टाइम बहुत लग जाना है, ओपन सोर्स टूल्स को मैं करूंगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोर्स में आगे जाते हुए, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाना है, अगर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि वो सारे ऑटोमेशन के लिए होते हैं, तो ऑब्वियसली। अच्छा, इसी तरह फिर आगे सिसऑप्स है ये, और सिस्टम ऑपरेशंस लेवल की कुछ कुछ रिसोर्सेज है। एक बात याद रखना, क्योंकि मैं वापस अपने कोर्स कंटेंट के ऊपर आता हूँ, मैंने ये डिजाइन इसलिए ये कोर्स इस तरह से किया ट्रायंगल फे के अंदर, क्योंकि क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट को हम सबसे पहले कवर करेंगे। इसका कोर्स कंटेंट, इन तीनों का कोर्स कंटेंट 70-75% कोर्स कंटेंट सेम है। अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की जो है वो प्रेपरेशन अभी करते हो, तो उससे आपके इन दोनों सर्टिफिकेशंस की प्रेपरेशन 70-75% हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ डिफरेंसेस है, कुछ सर्विसेज का डिफरेंस है, अदरवाइज इनका 75% कोर्स कंटेंट तीनों का सेम। EC2 इधर भी यूज होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती है, S3 इधर भी होती है, इधर भी होती है, तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज जो RDS है वो इन तीनों में, तो बहुत सारी सर्विसेज है जो कि यहाँ पर इस तरह से यूज होती हैं प्रोफेशनली। ये जो सर्टिफिकेशन दुनिया की सबसे टफेस्ट सर्टिफिकेशन मानी जाती हैं, क्योंकि इनका कोर्स कंटेंट, इनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा है, ये एडवांस लेवल पे होते हैं। जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल्स हैं या डेवऑप्स प्रोफेशनल्स हैं, ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका जो यानी कि सर्विसेज का या नॉलेज का जो लेवल है ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा होता है, लेकिन दीज आर द एडवांस लेवल्स। इसमें हम कुछ बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि सून, अगर टाइम मैनेज हुआ तो इस साल मेरा ये है कि मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का कोर्स लॉन्च करूंगा। तो लेकिन ये इसलिए लॉन्च ना करने की रीजन अभी तक यही थी कि इसका कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा है कि शायद मुझे, बहुत भी मैं कम रखूं तो शायद 6 महीने का कोर्स हो, क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसको कवर करना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, लैब्स हमारे कोर्स में तकरीबन अराउंड 40-45 जो है वो लैब्स हैं, हैंड्स ऑन लैब्स हैं, जिसके लिए AWS का अकाउंट भी ऑब्वियसली मैं प्रोवाइड करूंगा, आप लोग अपनी लैब्स परफॉर्म करेंगे, एक एक लैब वन स्टेप बाय स्टेप चलेगी, और उसके लिए मेरे जो टीम है मेरी, उजैर एंड तैयब, वो आपको लैब्स भी परफॉर्म करवाएंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से इसमें चीजें कवर करेंगे। स्पेशलिटी ये होती है, अगर कोई पर्सन नेटवर्क में स्पेशलाइज्ड है, बिग डेटा में, तो अगर उसने अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर रहते हुए AWS की सर्विसेज के बारे में नॉलेज लेना है और सर्टिफिकेशन करनी है, देन दे विल मूव ऑन टू दिस स्पेशलिटी प्रोग्राम। अच्छा, अपने इस कोर्स के अंदर यार अब नोट्स जरूर लेना, क्योंकि मैं कई दफा ना आपको मैं स्लाइड नहीं पढ़ाता, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन माय इजी लैंग्वेज, मैं इसी तरह अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग उन पॉइंट्स को नोट करते हैं, क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शायद मैं आम सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा और वो इंपॉर्टेंट भी होंगे ऑब्वियसली, तो आप लोग प्लीज उसमें से की पॉइंट्स नोट करते रहें। बाकी स्लाइड्स ओके ऑब्वियसली अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग इस सेशन की भी हो रही है, पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग होगी, वो आप लोग के साथ हमेशा सेशन के बाद आपके साथ शेयर हो जाएगी। लैब्स की सेपरेट रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, जो मैं भी करवाऊंगा या मेरी टीम भी आपको करवाएगी, उसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, पूरा सेशन ना देखना पड़े, आप स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग भी देख सकते। तो ये चीजें होंगी। AWS के लिए मैं आपको असाइनमेंट्स भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आपको मिलेंगी, क्विजेस भी हैं वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी ये रही होगी कि जब आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो और आप लोगों ने अपनी टाइम लगा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अपना क्या नाम है पैसे लगा रहे हो, और ऑब्वियसली जो मेन फैक्टर है वो ये कि आप लोगों ने
जो बाकी लोगों से ज्यादा ये सोचा है कि यार आप लोगों को अपनी स्किल में, अपनी प्रोफाइल के अंदर ये चीज ऐड करनी, तो उसको प्लीज कंज्यूम करना। क्विज़ेस और असाइनमेंट्स को सीरियस लेके चलोगे तो इंशाल्लाह आप ये याद रखो कि आप लोग जरूर वो चीजें गेन कर लोगे जो कि आम तरह से लोग जो है वो इग्नोर कर रहे होंगे कि यार ठीक है हमने कर लिया, ना किया तो ना किया। ऐसे नहीं होगा। ऑब्वियसली आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको कवर करो, प्रॉपर तरीके से उसको लेके चलो, इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि मैंने ये चीजें की थी, मैं आगे करवा रहा हूँ, और मेरा तकरीबन 2 साल पढ़ाते हुए हो चुका है, और ये मेरा 7th बैच है, और 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली किसी बेस पे मैं कह रहा हूँ। और उसमें से सिर्फ 30 या 32 है मेरे ख्याल से जिन्होंने सर्टिफिकेशंस की, और वही पास हुए हैं, और हुए भी 100% पास है। यानी कि जिन्होंने की है उनमें से 100% पास है, जिन्होंने की नहीं तो ऑब्वियसली वो पास कैसे होंगे। तो इसलिए जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो गए हैं एग्जाम के लिए, वो पास भी हुए। तो इसलिए अपना माइंड पहले से बना के रखो। एग्जाम मैं सर्टिफिकेशन को सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा कि जो मैं कोर्स कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उसके की नोट्स लो और उनकी लैब्स परफॉर्म करो। प्रोजेक्ट भी इसके अंदर 2 से 3 मार्केट के मैंने मेजर प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड किए हैं, ताकि मैं जो काम कर चुका हूँ वो मैंने अपनी टीम के थ्रू डिजाइन करवाए हुए कोर्स प्रोजेक्ट्स, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको वो भी इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर साथ साथ रह के चलोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर फायदा होगा इसका। बाकी हम कवर क्या करेंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ। थ्योरी का कंटेंट हम ऑब्वियसली कवर करेंगे स्लाइड्स, और इसके अंदर हैंड्स ऑन लैब्स होंगी हमारी कंसोल के ऊपर, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स, लैब की रिकॉर्डिंग, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारे क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, उस पर भी हम लोग सारी डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। लेकिन अब मैं असल टॉपिक तरफ आऊंगा ये देख दो स्लाइड्स के बाद, कि अब हमें जो स्टार्ट करना है वो करना है अपना ओवरव्यू। जो असल ओवरव्यू है ना, ये तो अभी समझ लें कि एक इंट्रोडक्शन था। जो AWS का, ये मेरी सर्टिफिकेशंस कुछ मैंने अपने स्टूडेंट्स की डाली हुई है यहाँ पर, ये समय वेबिनार की स्लाइड्स थी। तो ये है सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि AWS का जो एग्जाम है C02 सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, इसको इस तरह से सेग्रीगेट किया है उन लोगों ने, AWS ने। ये उसके क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, यानी 72% मार्क्स वाला पास होता है, उससे नीचे वाला फेल हो जाता है। 1000 यानी कि ऐसे नंबर्स होते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन था। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ओवरव्यू, क्योंकि ओवरव्यू में हम असल जो AWS की से रिलेटेड चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, उसको लेके चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन, किसी का शॉर्ट सा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि मैं भी 1 मिनट या 2 मिनट ब्रेक लूँ। और अगर नहीं है तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे स्टार्ट करें। अच्छा, हरून है, इन्होंने पूछा कि मैंने शायद टाइटल में या अपनी जो शायद सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ था या लिंक्डइन पे भी, वाकई में कि 2 दिन का वेबिनार, ये वेबिनार नहीं था। मैंने वैसा से उस टाइटल था ओवर, ये था पोस्ट का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा टाइटल। क्योंकि असल में हमारा आज से, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमारा आज से ओरिएंटेशन सेशन का टाइटल था इसका। हाँ, ओरिएंटेशन सेशन। एक्चुअली वो ये था कि हमारा आज से बैच स्टार्ट हो रहा है। AWS का प्रॉपर 2 से 3 मंथ्स का कोर्स है, जो कि सिर्फ वीकेंड बेस्ड क्लासेस हैं, जो कि रेगुलर चलेंगे। लेकिन इसकी जो मैं हमेशा ये करता हूँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, ये सबके लिए होना चाहिए। किसी का माइंड है, किसी का नहीं है, किसी ने अभी सोच रहा है कि यार इस चीज की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मैं उनके को क्लियर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको जंप इन करने के लिए, चाहे यार मुझसे पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन जंप इन करो, ये चीजें अचीवेबल हैं, और ये इस टाइम मार्केट की डिमांड। तो इसलिए मैं अपने पहले 2 सेशंस ओपन रखता हूँ कि आओ नॉलेज गेन करो, सोचो, एंड देन यू विल डिसाइड इट एंड जंप इट। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें, इस ग्रुप में, जो इस टाइम भी ज्वाइन करके बैठे, और कई अभी शायद ज्वाइन नहीं कर सके, जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो ये 2 सेशंस ओपन है। इस बाद जो बाकी सेशंस होंगे वो ऑब्वियसली ओपन नहीं होंगे, वो सेपरेट होंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने 2 सेशंस ओपन रखे हैं। अदरवाइज ये 2 से 3 मंथ्स का पूरा कोर्स है, पूरी सर्टिफिकेशन की प्रेपरेशन है, पूरे AWS क्लाउड कंप्यूटिंग की हर सर्विस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरी कवर करेंगे, उसकी लैब्स कवर करेंगे, और उसे क्विज़ेस, असाइनमेंट, सब कुछ प्रॉपर डिजाइंड है। तो दिस इज द मेन पर्सपेक्टिव। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू। यार तकरीबन आधा पौना घंटा भी लगेगा इस ओवरव्यू में, तो ऑब्वियसली मेरे साथ जरा मोटिवेटेड रहना। समझ लें कि अब ये जो अब पार्ट स्टार्ट हो रहा है, अब से हमारा कोर्स कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला था वो इंट्रोडक्शन था क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब AWS के ऊपर हम रहते हुए करेंगे कि AWS क्या है। AWS की जो प्लेटफॉर्म्स है, मैंने ये डायग्राम AWS की वेबसाइट से ली हुई है।
जस्ट ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन AWS की असल में तकरीबन मोर देन 200 सर्विसेज है। AWS ने क्या किया हुआ, अपनी सर्विसेज को सेग्रीगेट किया हुआ है इन मल्टीपल पार्ट्स। लाइक AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजन्स होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, एजुकेशन होती है, ये मैं भी डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड्स के अंदर। नेटवर्किंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं, कंप्यूट सर्विसेज कौन कौन सी हैं, स्टोरेज सर्विसेज कौन, अभी तो ये बहुत शायद कम लिखी नहीं है, अभी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हो रही है। एक शॉर्ट सी डायग्राम के अंदर उसको सम अप करने की कोशिश की हुई है। एप्लीकेशन सर्विसेज, एनालिटिक्स के अंदर, डेटाबेसेस के अंदर, मैंने आपको बताया है IoT के अंदर है, बिग डेटा के अंदर है, ब्लॉकचेन के अंदर है, सैटेलाइट के अंदर है AWS की सर्विसेज, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, डेवलपमेंट, SDK। तो आपको ये सारी सर्विसेज, ये सब कुछ जो है वो AWS के अंदर एक जगह पे सारा कुछ मिल जाता है। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी है, आपको इस प्लेटफॉर्म AWS के अंदर रहते हुए क्या क्या कुछ मिल सकता है। आपको नेटवर्क डिजाइन करना है, आपके पास VPC अवेलेबल है। आपको डोमेन्स लेनी है, आपके पास Route 53 अवेलेबल है। आपको सर्वर लेना है, EC2 अवेलेबल है। आपको डेटाबेसेस लेनी है, तो यहाँ पर डेटाबेसेस अवेलेबल है। आपको स्टोरेज भी रखनी है, आप यहाँ रख सकते हो। आपको इंक्रिप्शन करनी है, यहाँ पर कर सकते हो। तो बात है कि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको बना बनाया वर्डप्रेस चाहिए, आपको बना बनाया ड्रूपल चाहिए, लैम्प चाहिए, जो सा दैनिक एप्लीकेशन, ओरेकल, IBM, ये सारा कुछ चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। बनी बनाई एप्लीकेशन मिल जाएंगी, आप उसके ऊपर सिर्फ अपने कोड रखोगे और चला लोगे। मुझे बना बनाया वर्डप्रेस चाहिए, मैं एक क्लिक के ऊपर एक पूरा वर्डप्रेस सेटअप कर सकता हूँ। अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी आती तो वो एक क्लिक के ऊपर वो सब कुछ सेटअप कर सकता है। तो आपको एक, इसको मैं इसलिए वन स्टॉप शॉप कहता हूँ कि आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना बड़ा। अच्छा, AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले एक चीज सिर्फ ऐड करूंगा। ओके, अच्छा, AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, और उसको हम कैसे हाईलाइट करते हैं, कि कैसे डिसाइड करते हैं कि AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। यानी कि कैलकुलेट करने का कुछ स्टैंडर्ड तो होगा ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा बड़ा है। तो उसकी सबसे बड़ी जो इंडिकेशन होती है वो ये है कि AWS के अवेलेबिलिटी जोन्स और रीजन्स कितने हैं। AWS की जो मैंने पुरानी स्लाइड थी ना, मेरे पास मैंने शायद अभी जो प्रीवियस उसमें रखी हुई थी, वो उसके अंदर शायद मेंशन थे 20 रीजन्स और शायद 69 अवेलेबिलिटी जोन्स। हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं रीजन्स, क्या होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, क्या होते हैं। लेकिन AWS ने अपने, यानी कि आप, अगर मैं इजीएस्ट वर्डिंग में भी आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो AWS के डेटा सेंटर्स कितने हैं दुनिया के अंदर, या AWS की लोकेशंस कितनी है जिसके जिसके अंदर जो है वो AWS ने अपनी सर्विसेज जो है वो रखी हुई है। तो AWS का ये पूरा मैप यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। इस मैप के अंदर ये जो सर्कल्स हैं, ये AWS के डेटा सेंटर्स हैं, या AWS के रीजन्स कहते हैं। बट रीजन्स इसमें डेटा सेंटर नहीं होते, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे अगली स्लाइड्स के अंदर। लेकिन अगर मैं इजीएस्ट वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, क्या कहूँ, तो ये इस तरह से उसको सेग्रीगेट करते हैं कि उनकी लोकेशंस या फिजिकल लोकेशन। AWS ने अपने रीजन्स को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, यूएस, यानी कि वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरेगन, ये कैलिफोर्निया आ गया। इस तरह से यूरोप के अंदर कुछ हैं, मिडल ईस्ट के अंदर हैं, यूरोप यानी अफ्रीका के अंदर कुछ आते हैं, एशिया के अंदर क्या कौन कौन से आता है, और एशिया पैसिफिक के अंदर कौन से आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से AWS ने उसको सेग्रीगेट किया हुआ। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि AWS के रीजन्स क्या होते हैं और अवेलेबिलिटी जोन्स होते क्या है। AWS के जो रीजन्स होते हैं, AWS ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ना इस तरह से बिल्ड किया हुआ है, रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, एज लोकेशंस एंड रीजनल एज लोकेशन। सबसे पहले देखते हैं कि रीजन क्या होते हैं। AWS के जो रीजन्स होते हैं ना, मैं सबसे, मेरे स्लाइड्स में सब कुछ अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मैं, मेरी आदत है मैं अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यही चीजें आपको याद रहेंगी। इंग्लिश पढ़ी भी शायद आपको इस तरह से याद नहीं रहेगी। रीजन्स होते हैं, AWS कहता है कि मेरे जो रीजन्स है ना, वो कोई फिजिकल लोकेशंस नहीं होती, वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है। यानी कि मैं इसको इस तरह से हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, मैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आई थिंक ये, या मैं अफगानिस्तान नहीं आता, शायद बाकी 3 कंट्रीज आते हैं। अब सब सब जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन, वो एक एरिया है ना, सिर्फ एक बाउंड्री एक्सप्लेन की कि भाई ये सब कॉन्टिनेंट है। तो AWS ने क्या किया है, अपने रीजन्स को ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर डिफाइन किया है। कि वो कोई फिजिकल लोकेशन नहीं, लेकिन वो कहता है ये मेरी बाउंड्री है, इस जगह की ये बाउंड्री है। जिस तरह मैंने अभी आपको लंदन दिखाया, AWS का एक रीजन है लंदन। अब लंदन जो है वो, चले ठीक है, वो पूरा सिटी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरा सिटी के अंदर ही AWS के जो है वो कवर हो। क्या पता AWS के जो डेटा सेंटर्स है, वो AWS कहता है कि मेरे इस रीजन के अंदर काफी सारे डेटा सेंटर्स। तो रीजन को हमेशा इस तरह से याद रखना है कि इट्स जस्ट अ जियोग्राफिकल एरिया।
ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कितने डेटा सेंटर्स हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन्स के। तो रीजन आपके होते सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। मैं इसके अंदर वही आ जाती डेफिनेशन आ जाती है जो कि यहाँ पर सारी मेंशन की हुई है कि हाईली अवेलेबल, रिडंडेंसी, नेटवर्क्स और सब कुछ आ जाता है, लेकिन इट्स जस्ट अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, इट्स जस्ट ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में फिजिकली कनेक्टेड भी होते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन जो है उसके अंदर यानी अवेलेबिलिटी जोन फिजिकल डेटा सेंटर्स होते हैं। फिजिकल डेटा सेंटर्स आपके जो है वो अवेलेबिलिटी जोन्स आते हैं। अब बात आती है कि वो जो अवेलेबिलिटी जोन्स है वो कितने हैं। एक रीजन के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन। मेरे ख्याल से अब जो AWS कैलकुलेशंस करता है उसके मुताबिक 3 और 6 हैं। 2, 3 और 6, मिनिमम 2 होंगे। AWS कहता है मेरे एक रीजन के अंदर 2 अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे। लाइक कि मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक मैप ले लेते हैं, सपोज दैट कि ये जो है वो लंदन रीजन है। अब लंदन रीजन के अंदर AWS ने क्या किया हुआ है, 1, 2 और 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है AWS के। तो ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को हम कहते हैं रीजन, और इसके अंदर ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। ये अवेलेबिलिटी जोन्स है। अब अवेलेबिलिटी जोन्स मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज्यादा होंगे। तो दुनिया में जो अभी तक AWS की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली AWS के लंदन रीजन के अंदर तो 3, ये लंदन रीजन में लिखा है, इसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। एजीज, इनको एजीज भी कहते हैं, इसलिए मैंने अवेलेबिलिटी जोन लिखा है एजीज। ये इसके अंदर है AWS रीजन है, और वो है नॉर्दर्न वर्जीनिया। नॉर्दर्न वर्जीनिया जो AWS का रीजन है, इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 अवेलेबिलिटी जोन। ये सबसे बड़ा AWS का रीजन है जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न वर्जीनिया। तो इसका जो रीजन है वो नॉर्दर्न वर्जीनिया है, और इसके अवेलेबिलिटी जोन जो है वो 6 हैं। 6 अवेलेबिलिटी जोन, सबसे बड़ा रीजन है। अब मतलब क्या है यार अवेलेबिलिटी जोन का पर्पस क्या है। अब सपोज दैट एक एग्जांपल लेना, सपोज दैट कि मेरी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है, मैं कोई भी एप्लीकेशन का नाम रखता हूँ xyz.com। मेरी एक एप्लीकेशन है जो कि सपोज दैट कि एक ई-कॉमर्स स्टोर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ई-कॉमर्स स्टोर। अब ये मैंने मेंशन कर दिया कि मेरा ये स्टोर है, और ये स्टोर मेरा यहाँ पर इस रीजन के अंदर मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। किस रीजन के अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रीजन लंदन के अंदर मैंने होस्ट किया हुआ है। मेरी एप्लीकेशन जो है वो लंदन रीजन में चलेगी। सपोज दैट कि ये मैंने बनाई सिर्फ यूके के लोगों के लिए थी, यूके के अंदर से सारे लोग जो है इसको एक्सेस करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको उस रीजन, एक रीजन डिसाइड करूंगा। मेरा ऑब्वियस, मैं आपको ये तो अभी केस बताने लगा ना, केस स्टडी बताने लगा, ये मेरे एक्चुअल क्लाइंट की है, क्योंकि मैं आपको वो एग्जांपल्स पूरे कोर्स में देता रहूंगा जो मैंने अभी अपने क्लाइंट्स के लिए काम किए हैं, ताकि आपको एक्चुअल रियल टाइम केस मिल सके। तो मेरा जो क्लाइंट है ना, वो उसकी जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है वो सिर्फ यूके के लोगों के लिए। तो मैंने क्या किया, अब आप मुझे एक चीज बताओ, रीजन AWS में तो AWS ने कहा मेरे 25 रीजन है। नॉर्दर्न वर्जीनिया भी है, फ्रैंकफर्ट भी है, ओहायो भी है, कैलिफोर्निया भी है, ओरेगन भी है, सिडनी भी है, टोक्यो भी है, सियोल भी है। यहाँ पर सारे ये मेंशन थे पिछली स्लाइड में, ये बहुत सारे थे। आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट है यूके का, तो मैंने इतने सारे रीजन छोड़ के लंदन क्यों सिलेक्ट किया रीजन? किसी के माइंड में आता है क्यों किया होगा? किसी को कोई आइडिया? मेरी आवाज आ रही है वैसे? ये डिपेंड कर सकता है कि सर उसकी हमारी डाटा की मतलब जो डाटा लोड करने की प्रोविजनिंग है वो कितनी मैटर करती है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज खुद सोचो यार, देखो मेरा एक क्लाइंट है जो कि है भी यूके का, तो मैं उसकी सर्विस किसी और रीजन में क्यों डालूं? अगर मैं उसको लंदन रीजन में रखूंगा और वो एक्सेस भी पूरे यूके से ही होनी, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? देखो मैंने ऑफ मैंने कोर्स बढ़ेगी। बढ़ेगी। मैंने एक जो है क्योंकि मेरी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है ना।
कि आपकी यानी कि बिल्कुल साथ में सही लिखा है कि कंटेंट डिलीवरी और स्पीड बढ़ जाती है, तो ये एक रीजन होता है। अगर मुझे एक चीज बताओ, मेरा यूजर है, मैं इसकी यूज केस ऐसे लेता हूँ, मेरा जो क्लाइंट है वो बैठा हुआ है, वो उसकी एप्लीकेशन चलनी है यूके में, मैं उसको चला देता हूँ नॉर्थन वर्जीनिया, जो कि मेरे ख्याल से कोई 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर होगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहाँ से कुछ सर्वर यहाँ पर पड़ा हुआ है, यूजर यूज करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब उन्होंने एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे? वो पूरा डेटा अगर उनको एक वेबसाइट का एक लिंक भी ओपन करना तो उनको यहाँ पर जाना पड़े, और फिर यहाँ से यहाँ पर आने की स्पीड भी तो होती है, लेटेंसी भी तो मैटर करती है। तो जब ये चीज मैटर करती है तो ये चीज अगर सपोज दैट कि इसको अगर मैं बहुत भी मिनिमम रखता हूँ कि सपोज दैट कि इसको लगते हैं 300 मिली सेकेंड रिक्वेस्ट को जाने में और आने में, तो ये होगी इतनी। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरा यूजर बैठा हुआ है यूके में और उसको यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजी और यहाँ से वापस आ गई और इसमें लगे उसको 5 मिली सेकेंड, तो अब आप खुद देख लो कि कितना डिफरेंस, स्पीड बढ़ गई ना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। तो हम क्यों ये ऑप्शन, हमें एक बात याद रखो, अपने क्लाइंट्स को ये चीज बताया करो कि हमें ये ऑप्शन क्लाउड कंप्यूटिंग में मिल सकती, कभी भी ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर में नहीं मिल सकती। क्योंकि ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर इस तरह से तो नहीं होता कि भाई मेरा क्लाइंट अभी लंदन का है तो उठा के मैं उसको लंदन में ले आऊंगा डेटा सेंटर को, और जब मेरा क्लाइंट जो है वो कोई टोक्यो का हुआ तो मैं टोक्यो में उठा के ले जाऊंगा। वो आप उठा नहीं सकते या आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास ऑप्शन क्या होती है, लेट्स सी, अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको चीज दिखाता हूँ ये होते कहाँ है। ये मेरा AWS का अकाउंट है, ये मेरा AWS का अकाउंट है, ये वो कंसोल है जिसके ऊपर आज से आप लोग इंशाल्लाह लैब्स परफॉर्म करोगे पूरे थ्रू आउट द कोर्स। ये कंसोल है AWS का, इसमें लॉगिन भी हुआ हूँ, मेरा अकाउंट है, मैं इस टाइम देखिए फ्रैंकफर्ट में लॉगिन हुआ हूँ। ये रीजन है, यहाँ देखिए ये सारे रीजन आ रहे हैं, नॉर्थन वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ऑरेगन, केप टाउन, हांगकांग, जकार्ता, मुंबई, ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे मेरे क्लाइंट अभी मुझे सपोज दैट कि अभी आपसे बात करते करते कोई मैसेज आए और एक क्लाइंट आए या पहले से क्लाइंट था, उसने कहा यार मेरी सर्विसेज ना इमीडिएटली ना एप्लीकेशन आज की आज सिंगापुर में चला दो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से जाऊंगा सिंगापुर में, अगली टैब में सिंगापुर ओपन कर। अब इसके अंदर जो रिसोर्सेज बनेंगे इस जगह पे वो सारे सिंगापुर में बने, ये मेरे रिसोर्सेज सारे फ्रैंकफर्ट में बन रहे थे। मुझे यहाँ से अगर इमीडिएटली स्टॉकहोम जाना है मैं स्टॉकहोम चला जाऊँ। बात ये कि आपके पास जहां पर जिस रीजन के अंदर जो चीज क्रिएट करनी है इमीडिएटली आप क्रिएट कर सकते। लेकिन आगे जाकर डिस्कस करेंगे, कुछ सर्विसेज रीजनल होती हैं, कुछ ग्लोबल होती हैं, कुछ अवेलेबिलिटीज होंगे, वो भी हम आगे डिस्कस, लेकिन अभी एक ओवर यूज से ले रहा हूँ। तो चीज ये है कि मुझे जिस जगह पे जिस रीजन के अंदर कोई सर्विस चलानी, जिस कंट्री के अंदर एप्लीकेशन सर्व करनी है, मैं उसमें करूंगा। अब सपोज दैट कि मुझे मेरा कोई क्लाइंट है पाकिस्तान का। अब आप लोग का क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि चले यार पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का क्लाइंट है और AWS पे सर्व करे तो मुझे किस रीजन में करना चाहिए सर? क्या मैं मुंबई में कर दूं? पाकिस्तान की सबसे नियरेस्ट तो मुंबई है, या पाकिस्तान के नियरेस्ट तो यहाँ पर ये आ रहा होगा, ये बहरीन है। तो पाकिस्तान के जो नियरेस्ट हैं तो क्या मैं उनमें किस पे करूंगा? तो इसका डिसीजन हम इस तरह से नहीं लेते। अगर एज अ प्रोफेशनल देखा जाए तो हम लेते हैं लेटेंसी से। AWS का एक पेज है जिसके अंदर आप ना अपनी करंट लोकेशन से बैठ के इन लोकेशन की लेटेंसी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको किस रीजन की लेटेंसी कितनी आ रही है। जिस लोकेशन की लेटेंसी है, जिस रीजन की लेटेंसी सबसे कम होगी, आप अपनी एप्लीकेशन वहां पर होस्ट कर दो। पाकिस्तान की अमूमन सबसे कम लेटेंसी जो है ना वो फ्रैंकफर्ट की आ रही होती है ना, कि फ्रैंकफर्ट हमसे काफी दूर है, आ गया फ्रैंकफर्ट, ये सबसे कम। तो ऑब्वियसली जो हमारे सीज के अंदर जो केबल्स लगी हुई हैं जिनके थ्रू हमारी ट्रैफिक जा रही होती है और आ रही होती है, उन पे मैटर भी करता है कि हमारा नियरेस्ट लोकेशन क्या है या हमारी स्पीड किस नेटवर्क पे ज्यादा है। तो डिफरेंट फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो आप लोग उससे कैलकुलेट करोगे कि आपको किस जगह पे करना है जब भी आपको करना है। लेकिन हमारे अमूमन हम पाकिस्तान में जो यानी कि बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो हमारे अमूमन क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, हम बाहर बैठ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी कि मेरा जो इसका क्लाइंट है यूके का है, एक क्लाइंट मेरा US का है, तो मुझे ऑब्वियसली उनको देख के बनाना है, ना कि अपने आप को देख के बनाना है, क्योंकि मैं तो सर्विस प्रोवाइड करनी है, यूज किसने करनी है उन्होंने। तो ऑब्वियसली मुझे उनके परस्पेक्टिव से ये डिजाइन करना है। तो अब रीजन समझ आया, रीजन सिर्फ एक बाउंड्री है और अवेलेबिलिटी जोन जो है वो डेटा सेंटर है। जी क्वेश्चन आपका कोई? जी सर, मेरा क्वेश्चन है, सो फॉर एग्जांपल US में हमारे कस्टमर बैठे और हम पाकिस्तान में बैठ के उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि हम US को ही
उसका जो रीजन है सिलेक्ट करेंगे, जिसकी लेटेंसी सबसे कम है वो रीजन सिलेक्ट करेंगे फॉर द यूएस मार्केट, बेशक हम पाकिस्तान बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ये मेरा सवाल है, इसको हाँ जरा क्लियर बिल्कुल, कर दीजिएगा। आप सही कह रहे हो। देखिए मुझे क्या देखना, मैं अभी एक क्वेश्चन, एक चीज मेंशन की थी कि मुझे कस्टमर को देखना है या अपने क्लाइंट को देखना है कि क्लाइंट मेरा कहाँ पर है। अगर वो यूएस में है तो मुझे यूएस में वो सर्विस लगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कॉन्फ़िगर करनी है पाकिस्तान से बैठ के, तो मेरी लेटेंसी मैटर नहीं करती। मेरी लेटेंसी उस हद तक मैटर नहीं करती, उसकी लेटेंसी मैटर करेगी जिसने यूज करना है, जिसके क्लाइंट्स ने वहां पर पेज किया। अब सपोज दैट कि मैं क्लाइंट से ये बहस करूं कि भाई मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं, मैंने सर्विसेज देनी, तो मैं ऐसा करता हूं सिंगापुर में डाल देता हूं। वो कहेगा भाई मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए यूएस में, वो क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट होनी है दिन में शायद 1 2 3 4 100 200, उनकी हजारों में रिक्वेस्ट होनी है जो उधर एप्लीकेशन तक जानी है। आपकी रिक्वेस्ट तो सर्वर लेवल के ऊपर होंगी, कॉन्फ़िगरेशन लेवल के ऊपर होंगी, उनकी रिक्वेस्ट वेब की एक्चुअल ट्रैफिक होगी। तो हमें ट्रैफिक को मैटर देखना है, हमें ना कि अपने आप को देखना, ठीक है। तो यूएस की लेटेंसी हम देखेंगे सबसे कम कहां पर है, इन शॉर्ट उस एरिया, उस रीजन हाँ की। लेकिन तो क्या होता है, देखो अगर मेरे सपोज है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक रीजन होता इस्लामाबाद, तो ऑब्वियस था कि मेरी जो लेटेंसी है ना वो इस्लामाबाद की कम होती। जो यूएस में बैठा है तो उसमें हमें आइडियली ये मैटर करता है कि जब जो उस यूएस के अंदर बैठा हुआ है उसकी यूएस के किसी भी रीजन के अंदर होगी, क्योंकि यूएस के तो मेरे ख्याल 5 रीजन है, एक मिनट यहाँ पे देखता हूँ। तो हम आपने बिल्कुल ठीक है कि हम यूएस में बैठ के देखेंगे कि यूएस के किस रीजन की, यानी कि नॉर्दर्न वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया और ऑरेगन, ये सारे यूएस के हैं, इनमें से किस में सबसे कम आ रही है। ओब्वियसली इनमें से किसी में कम आएगी, ये नहीं होगा कि उनकी यूएस वालों की शायद ओसाका में आ रही होगी, ऐसा होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एडब आपने नियरेस्ट लोकेशन रीजन तक पहुंचना है, तो आपकी ये मैटर करती है, उनका नेटवर्क किस तरह से डिजाइंड है ना कि वो मैटर करता है। तो आपको इनमें से डिसाइड करना पड़ना है, तो उसको हम चेक करें, ठीक है जी। क्वेश्चन आपका कोई? जी जी। आपकी आवाज बहुत बहुत कम आ रही है, मैसेज लिख दे बेशक। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझ गया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं अभी आगे जाके दूंगा। अभी जो तीसरा पॉइंट है ना मेरा, वो इसी से रिलेटेड आंसर, तो मैं अभी आपको उसका आंसर देता हूँ। इनका जो क्वेश्चन है वो भी आपका कवर होगा, अभी सिर्फ 2 मिनट दें मुझे। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये था कि भाई ये तो चले हमने ये डिसाइड कर दिया कि अगर मेरी एक एप्लीकेशन किसी एक क्लाइंट ऐसा है जो यूएस बेस है या यूके बेस है, लेकिन अगर एक क्लाइंट है जो ग्लोबल है, तो ग्लोबल को कैसे मैनेज करते हैं? यानी कि ग्लोबल की ट्रैफिक, यानी कि नेटफ्लिक्स है या फेसबुक है, फेसबुक अब चाहे यूएस में बना हो, एप्लीकेशन का ओरिजिन उसका यूएस हो, लेकिन चलती तो सारी दुनिया में है वो, तो उसको कैसे मैटर करते हैं, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, उसके लिए आंसर अगली स्लाइड में था, और उसको कहते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या होती है, ये एडब्ल्यूएस की तीसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो तीसरा पार्ट आता है वो है एजुकेशन। अब मैं इस स्लाइड को आपको समझा दिया कि भाई रीजन्स क्या है आपके, ज्योग्राफिकल एरिया, अवेलेबिलिटी जोन्स हैं आपके फिजिकल डेटा सेंटर्स, इसके अंदर आ जाते हैं फिजिकल डेटा सेंटर्स, ठीक है, तो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। अब तीसरी चीज है एडब्ल्यूएस के एज लोकेशंस क्या होती हैं। एज लोकेशंस इस तरह से होती है, एज लोकेशंस को कहते हैं, एडब्ल्यूएस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको कहते हैं कि एडब्ल्यूएस कहता है कि फिजिकल, एडब्ल्यूएस की जो लोकेशंस हैं ये एक फिजिकल लोकेशन होती है, डेटा सेंटर नहीं होती। पहली चीज ये है कि ये फिजिकल लोकेशन जरूर होती है लेकिन ये डेटा सेंटर नहीं होती। ये एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, यानी कि जहां पर भी किसी भी बिल्डिंग की डेफिनेशन इसी तरह से लिखी गई है के अंदर, कि पॉपुलेटेड एरिया के अंदर एक ऐसी लोकेशन होती है कि जो कि आपकी प्रोवाइड करती है कैशिंग, कैशिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कैशिंग का मतलब क्या होता है। मैं हमेशा एक बड़ी देसी किस्म की एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली भी एक बैच में दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि सपोज दैट कि आपको आपको जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई एक शूज परचेज करने हैं, अब वो शूज परचेज करने के लिए अगर आपके शहर के अंदर या आपके सिटी के अंदर एक ही आउटलेट हो, तो आप सारे शहर को, सारी सिटी को उस आउटलेट पे जाके वो शूज, और कोई भी सिर्फ एक ही शॉप पूरे पूरे सिटी के अंदर, तो सारे उधर जाके वो चीज परचेज करेंगे। लेकिन उसकी आउटलेट्स को बढ़ाने का पर्पस या 1-1 किलोमीटर के अंदर रखने का पर्पस ये होता है कि उससे आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है और सेल बढ़ जाती है।
तो इसी तरह ही होता है कि अगर मेरी एप्लीकेशन जो है सपोज दैट नेटफ्लिक्स की चल रही है नॉर्थर्न वर्जीनिया यूएसए के अंदर, यूएस के अंदर नॉर्थर्न वर्जीनिया उसका ओरिजिन है जहां से वो एक्चुअल में पड़ी यहाँ पर हुई है, लेकिन यूजर्स उसके सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, उसके यूजर जो है वो चाइना में भी बैठे हुए हैं, उसके यूजर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हुए हैं। तो अब बात है कि इतनी लंबी लेटेंसी से गुजर के उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर जा रही है सारी ट्रैफिक, और जब यहाँ पर जाएगी तो ऑब्वियसली इतना डिले, तो वीडियो में तो बहुत ये डिले और बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो डेटा तो डेटा की बात होती है, लेकिन जब वीडियो की बात होती है तो वीडियो में जितनी ज्यादा लेटेंसी होगी उतना ज्यादा वो स्लो हो जाएगी। तो उसके लिए यूज होती है कैशिंग। तो कैशिंग के लिए एडब्ल्यूएस क्या करता है, एडब्ल्यूएस कहता है कि यार मैं आपका जो डेटा है ना वो आपकी नियरेस्ट लोकेशन में कैश कर देता हूं। आपने अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करना है, और होस्ट करने के बाद आपका डेटा आपकी नियरेस्ट लोकेशन में कैश हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के यूजर्स जो है वो पाकिस्तान की किसी नियरेस्ट लोकेशन से वो डेटा गेट कर लेंगे, चाइना के यूजर्स चाइना की नियरेस्ट लोकेशन से या नियरेस्ट एज लोकेशन से वो डेटा गेट कर लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स ऑस्ट्रेलिया से गेट कर लेंगे। अब होता कैसे एक्चुअल में, कैशिंग कैसे काम करती है, एक्चुअल में कैशिंग ऐसे काम करती है, सपोज दैट कि दुनिया में पाकिस्तान में पहला यूजर था जिसने वो वेबसाइट ओपन की। अब पहला जो यूजर रिक्वेस्ट होती है वो पूरा साइकिल ओरिजिन से बनाती है, और ओरिजिन क्या करता है अपनी सारा डेटा जो है वो सारी एज लोकेशन में डाल के आपकी नियरेस्ट लोकेशन पे एक दफा कैश कर देता है। अब यूजर 2 आया, यूजर 3 आया, ये पूरा चक्कर नहीं लगाएंगे, ये आपका डेटा यहाँ से गेट कर लेंगे, इनको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैशिंग एडब्ल्यूएस की जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन जो कि ग्लोबल एप्लीकेशन होती हैं उसके लिए आप कैशिंग इनेबल करते हैं। एक आपको मैं इंशाल्लाह लैब करवाऊंगा कैशिंग की आगे जाके, जिसमें मैं आपको रियल टाइम में एप्लीकेशन की कैशिंग कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर मैं कैशिंग नहीं ऑन करता तो आपको एक स्पीड नजर आएगी कि भाई इस पे इतना डिले था, लेकिन कैशिंग ऑन होने के बाद वो 1/3 उसमें डिफरेंस आ जाएगा। आपको रियल में वो नजर आएगी कि भाई कैशिंग इनेबल होने से मेरी एप्लीकेशन की स्पीड वैसे ही है जैसे वो एक्चुअल ओरिजिन से ट्रैफिक आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो एजुकेशन से आ रही होती है रिक्वेस्ट। तो ये होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, समझ आई, फॉर द एजुकेशन यूज होती है। अच्छा, कोई ना कोई होगा इस तरह। अच्छा मुझे कहा है कि दोबारा एक्सप्लेन करूं एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं कैशिंग सर्विसेज आपकी एप्लीकेशन की रीचेबिलिटी को इजी करने के लिए, कि आपके यूजर्स, अगर मैंने आपको जैसा एग्जांपल दी कि अगर आपकी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन सपोज दैट के उन्होंने जब डिसाइड किया होगा तो उन्होंने रीजन्स नहीं डिफाइन किए होंगे, उन्होंने एप्लीकेशन ऑब्वियसली किसी एक स्पेसिफिक यूएस के रीजन या किसी यूके के रीजन या किसी भी रीजन में नेटफ्लिक्स ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय की होगी एक्चुअल में, जहां सर्वर्स पड़े हैं, जहां पर एक्चुअल में उनकी एप्लीकेशन चल रही है। अब ये तो नहीं कर सकते थे कि नेटफ्लिक्स कि अपनी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर भी सर्वर लगाता, 25 के 25 रीजन में वो सर्विसेज लगाता। आप लोग खुद सबसे पहले से ये सोचो कि क्या जो आपका क्या नाम है कोई भी एप्लीकेशन है जो ग्लोबल एप्लीकेशन है जिसने पूरी दुनिया से एक्सेस होना है, तो क्या उसको 25 के 25 रीजन में वो सर्विस लगा दी जाए? अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे कॉस्ट 1-2 नहीं बल्कि 25 टाइम्स बढ़ जाए, क्योंकि आपके जितने सर्वर डेटाबेसेस यहाँ चल रही हैं वो आपको लंदन में भी लगाने पड़ेंगे, टोक्यो में भी लगाने पड़ेंगे, चाइना में भी लगाने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी लगाने पड़ेंगे, जितने रीजन हैं उन सारे रीजन के अंदर जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। तो इट्स नॉट अ गुड वे। तो इसका सोल्यूशन कैसे होता है? इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन आपकी एक रीजन के अंदर ही पड़ी रहती है, यानी कि यूएस के अंदर ही पड़ी हुई है, यूएस के अंदर ही उसके सर्वर्स लगे हुए हैं, यूएस के अंदर ही उसकी डेटाबेसेस लगी हुई है, स्टोरेज भी यहीं पे पड़ी हुई है। लेकिन एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट होती है ना, लाइक के आपकी एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो पहली दफा जो होती है, जो पहली रिक्वेस्ट होती है किसी भी आपको पता ना, कैशिंग आपके सिर्फ कैशिंग सर्वर लेवल पे नहीं बल्कि आपके लोकल लैपटॉप से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो कैशिंग आपकी लोकल कैशिंग होती है ना, वो एडब्ल्यूएस उस पर कंसर्न नहीं है। यानी कि जो आपके ब्राउजर में कैशिंग हो जाती है, आप लोग कई दफा कैशे क्लियर कर रहे होते हैं, आपके लोकल लैपटॉप में कैशिंग हो जाती है। फिर अगर मैं बात करूं आईएसपी लेवल पे भी कैशिंग होती है। फिर मैं अगर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूं तो पूरे रीजन लेवल पे भी कैशिंग होती है, और अगर मैं पूरे ग्लोबल बात करूं तो ग्लोबली भी हर जगह पे कैशिंग होती है। लेकिन अब उस एप्लीकेशन की जो रीचेबिलिटी को ईजी करने का तरीका ये होता है कि आप एडब्ल्यूएस क्या करता है कि अपना डेटा सपोज दैट के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये कैशिंग डिसाइड इस तरह से होती है कि सपोज दैट कि आपकी एप्लीकेशन जब ओपन होती है ना तो तब कैशिंग होती है।
सपोज दैट कि दुनिया में मैं ये अगर एग्जांपल लेता हूँ कि पाकिस्तान में बैठ के अभी तक पाकिस्तान में किसी ने आज तक नेटफ्लिक्स ओपन नहीं की, तो नेटफ्लिक्स अगर ओपन ही नहीं की तो वो कैश नहीं हुई होगी, क्योंकि कैशे जो होती है ना वो कुछ देर के लिए होती है, कुछ मिनट के लिए होती है, कुछ घंटों के लिए होती है एक्चुअल में जो कैशिंग होती है। लेकिन सॉरी मेरी केबल हिल गई थी। जो कैशिंग होती है वो कुछ देर के लिए होती है, अगर उसको परमानेंट कर दिया जाए ना तो उसमें बहुत इश्यूज आते हैं। तो कैशिंग जब मैंने बताया कि अगर किसी ने कभी ओपन नहीं की तो वो पहली दफा जब भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो वो ओरिजिन पे जाएगी, यानी कि सपोज है कि मैं कहता हूँ हम सब इधर बैठे हुए, सब बैठे हुए, लेकिन आज तक किसी ने नेटफ्लिक्स की वेबसाइट ओपन नहीं की, तो जो पहली रिक्वेस्ट होती है ना वो कैशे में नहीं होगी, क्योंकि जब वो क्या करेगा, पहली रिक्वेस्ट जो आपकी जाएगी ना वो लोकल कैशे में देखेगी कि भाई ये रिक्वेस्ट पड़ी भी है, तो कैशे कहेगा मेरे पास तो ये रिक्वेस्ट है ही नहीं, यानी कि कोई ऐसी वेबसाइट कभी खोली नहीं, तो वो रिक्वेस्ट सीधी की सीधी जाएगी। पहली दफा जो होती है ना वो डिले लेती है, पहली रिक्वेस्ट हमेशा डिले लेती है। लेकिन जब वो डेटा आपका यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर वापस आ जाएगा, तो अब क्या होगा, वो यहाँ पर कैश करने के बाद आपके पास जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डेटा आ गया, अब सपोज दैट कि यहाँ पर जो कैशिंग का जो टाइम है ना वो लगा हुआ है 300 सेकेंड्स, यानी कि 5 मिनट। इस 5 मिनट के अंदर सेकेंड्स, इस 5 मिनट के अंदर अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है, हर रिक्वेस्ट पे वो टाइम रीसेट होता है वैसे, अगर उस 5 मिनट के अंदर कोई यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट ऊपर जाने के बजाय यहीं से वापस आ जाए, यहीं से उसको डेटा मिल जाएगा, कैशे हो जाता है डेटा। कि भाई ये रिक्वेस्ट थी, असल में आईपीज होते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जब राउट फिफ्टी पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डीएनएस की असल में डीएनएस बेस्ड राउटिंग होती है, कि डीएनएस कैसे जाता है, डीएनएस कैसे अपने डेटा को स्टोर करते करते आगे जा रहा होता है। तो होता एक्चुअल में ये कि ये बहुत सारे राउटर से गुजर गुजर के ट्रैफिक यहाँ तक पहुंच रही होती है, लेकिन जब वो एंड पे आईपी पकड़ लेता ना कि ये भाई ये ट्रैफिक यहाँ पर है, तो ये आईपी इस जगह पे स्टोर हो जाता है, इस जगह पे स्टोर हो जाता है। तो अगली रिक्वेस्ट हर राउटर से होने की बजाय वो डायरेक्ट आईपी पे जाती है, तो उससे ट्रैफिक की रिक्वेस्ट भी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, एज लोकेशंस डेटा सेंटर्स नहीं होते, लेकिन एक एडब्ल्यूएस ने क्या किया हुआ है, एक बिल्डिंग बनाई हुई है, या किसी, मैंने यहां तक सुना है, अभी तक मैंने कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि पाकिस्तान के अंदर जो कैशिंग एडब्ल्यूएस को प्रोवाइड कर रही है वो पीटीसीएल कर रही है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि पीटीसीएल में कैशिंग के जो डीएनएस के सर्वर्स हैं जो कैशिंग पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं, सीडीएन के लिए यूज हो रहे हैं, वो एडब्ल्यूएस जो है वो यहाँ पर अपना डेटा स्टोर करता है कैशिंग के लिए। कैशिंग के लिए कोई बड़े बड़े सर्वर्स की जरूरत नहीं होती, छोटे सर्वर से भी गुजारा हो जाता है, क्योंकि रिक्वेस्ट आपकी थोड़ी देर के लिए स्टोर होनी होती है, तो वो रिक्वेस्ट आपकी स्टोर होती है और उसके बाद वो डेटा रीसेट हो जाता है। तो फिजिकल लोकेशंस होती है, लेकिन एक बात याद रखना, एज लोकेशंस को अवेलेबिलिटी जोन के साथ हरगिज वो ना करना, क्योंकि यानी कि फिक्स ना करना। एज लोकेशंस के ऊपर सर्वर्स नहीं हम बना सकते, डेटाबेसेस नहीं बना सकते, स्टोरेजेस नहीं बना सकते, लेकिन अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर, क्योंकि ये कंप्लीट डेटा सेंटर होता है, ये कंप्लीट डेटा सेंटर होता है, और इस कंप्लीट डेटा सेंटर के अंदर आप अपने सर्वर्स भी बना सकते हो, अपनी डेटाबेसेस भी बना सकते हो, अपनी स्टोरेजेस भी बना सकते हो, सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन एज लोकेशन के ऊपर सिर्फ वो कैशिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होता। समझ आई? जी, कैशिंग इनेबल करने के लिए क्या हमें इससे बाय करना पड़ेगा या ये बाय के बगैर ही हम इनेबल कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। AWS की सर्विस है, आगे तक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्लाउड फॉर्मेशन, सॉरी क्लाउड फ्रंट, वो यूज होती है फॉर द इनेबल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती, आपको इनेबल करनी पड़ती है। आपको कौन सा कंटेंट, उसके अंदर ऑप्शन होती है कि क्या आपका कंटेंट कोई डेटा है, आपने डेटा कैश करना है, आपको कोई वीडियोस कैश करनी है, कोई मीडिया कैश करना है, या आपको कोई इमेजेस या इस तरह की कोई चीज कैश करनी है, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट होती हैं। जब आप वो क्रिएट करते हो तो वो एज यानी कैशिंग शुरू होती है, बाय डिफॉल्ट कैशिंग इनेबल नहीं होती, आप इनेबल करते हो अपनी मर्जी से। जी मेहदी, आपका क्लियर? चार्जेस होते हैं फिर क्या? चार्जेस होते हैं ऑब्वियसली, डेटा जो कैश हो रहा होता है उसके चार्जेस रिक्वेस्ट के ऊपर होते हैं, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर वो आपकी लेते हैं, जितनी रिक्वेस्ट जा रही होती हैं, जितनी आ रही होती हैं उसके ऊपर। जी मैं जी सर, मेरा ये क्लियर हो गया है कि अगर यूएस से हमने पाकिस्तान का ला करना है तो वहां पर एजिंग यूज होगी। एक दफा एक यूजर ने फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर अगर नेटफ्लिक्स ऑन किया है
एक दफा 5 मिनट लगेंगे फर्स्ट टाइम, लेकिन अगली बार अगर इस्लामाबाद से किया है तो वहीं से जो बिल्कुल पीटीसीएल का जो बिल्डिंग बनी हुई है हाँ वहीं से डायरेक्ट होता रहेगा और रिक्वेस्ट यूएस दोबारा वो नहीं जाएगा, हाँ तो रिक्वेस्ट ही टाइम जाएगी बच जाएगा। रिक्वेस्ट हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए रिक्वेस्ट ऑब्वियसली ओरिजिन से ही आ रही होती है, लेकिन ना आपको शायद पता होगा यहाँ पर ना एक राउटर नहीं होता, जब आपकी रिक्वेस्ट जा रही होती है यहाँ पर पता नहीं हजारों राउटर्स लगे होते हैं जिनसे रिक्वेस्ट घूम घूम के यहाँ तक पहुंचती है। तो बात ये होती है जब वो पहली दफा जाती है तो उनको पूरे हर जगह से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब वो गुजर जाती है ना तो वो यहाँ का आईपी उठा लेती है और वो उस आईपी को यहाँ सेव कर देती है कि भाई आपकी जो डायरेक्ट आईपी है ना ओरिजिन है वो ये है, फिर आपको इन जगहों से बच जाते हैं, आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट यहाँ भेज जाते हो। तो एज लोकेशंस आपका डेटा कैशिंग के लिए यूज होती है, वो आपका डेटा स्टोर कर देती है लोकल और आपको स्पीड ज्यादा आती है। आप कभी नोटिस करना यूट्यूब की भी और नेटफ्लिक्स की भी वीडियोस लो लेटेंसी पे भी चल रही होती है, थोड़ी ब्लर हो जाती हैं लेकिन लो लेटेंसी इंटरनेट कनेक्शन पे भी वो चलती रहती है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि एज वहां पर जो है वो कैशिंग होती है, अगर वो कैशिंग ना हो ना तो आपकी वीडियोस लोड भी ना हो तो वो टाइम टेकिंग होती है चीजें। तो एज लोकेशन जस्ट फॉर द कैशिंग पर्पज यूज होता है, तो ये माइंड में अपने आपने रखा, ठीक है। अच्छा अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एजुकेशन की डेफिनेशन यहाँ पर वही मेंशन है जो मैंने आप लोगों को बताई है, आपको खुद पढ़ सकते हैं। एजुकेशन आर AWS साइट डिप्लॉयड इन द मेजर सिटीज एंड पॉपुलेटेड एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, द नंबर एक्सीड द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स अवेलेबल। इसका असल में AWS ने किया क्या हुआ है कि AWS ने आपकी जो रिक्वेस्ट है ना यहाँ पर अगर आपके 3 है ना, सपोज दैट के 3 अवेलेबिलिटीज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 3 ही एजुकेशन हो, एजुकेशन बहुत सारी हो सकती है। एजुकेशन अवेलेबिलिटी जोन पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि इनका आपस में ताल्लुक नहीं होता, लेकिन होती है अब इसके अंदर ही है। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी आ जाती हैं, AWS के डिफरेंट लोकेशंस के अंदर भी आ जाती हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी आपकी जो है वो यूज हो जाती हैं। तो इसलिए इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ अवेलेबिलिटी जोन नहीं है, लेकिन इंक्रीज हो जाती है इनके नंबर काउंट इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर देखने के लिए बात ये लिखी हुई है कि एज लोकेशन जो है ना वो का जो मेनली पर्पज है वो किसी सर्वर को चलाना या इंटरनेट ये AWS की सर्विसेज के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें मैंने भी आपको बताया ना डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं आप इस पे, ना कंप्यूटर रिसोर्सेज चला सकते हैं, ना नेटवर्क बना सकते हैं। ये सारे काम एजुकेशन के नहीं है, ये काम जो है अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारी थ्योरी खुद पढ़ लेना, ये सारी वर्डिंग वही है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की, सीडीएन से रिलेटेड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा रीजनल एजुकेशन भी एज कैसे होती है, यानी कि AWS ने क्या किया है कि आपकी एजुकेशन को ना मजीद बढ़ा दिया है, यानी कि उनकी काउंट को ना बिटवीन एजुकेशन भी तोड़ दिया, यानी कि एक एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन के दरमियान में भी ना एजुकेशन को बढ़ा यानी कि इंक्रीज करने के लिए जो है ना वो हम लोग रीजनल एजुकेशन। क्वेश्चन ये है सर, जिस तरह डेटा सेंटर जो है अवेलेबिलिटी जोन का आपने बताया वो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर उनके होते हैं AWS पर होते हैं ना, बिल्कुल। तो जो एज लोकेशन है ये पूरी दुनिया में हर जगह होते हैं, ये भी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही होती है? ये असल में तो देखें AWS जहां तक अपने बना सकता है AWS बनाता है, वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर वो लगा लेता है, लेकिन जहां पर नहीं होता तो वो किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू भी ले लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैंने टेलीनॉर का एक सुना हुआ है और एक PTCL का। टेलीनॉर को मेरे ख्याल से AWS यूज करता है फॉर द नोटिफिकेशन SMS पर्पसेस यूज करता है, तो वो ये होता है कि वो किसी के साथ कोलैबोरेट करके तो वहां पर सर्विसेज भी दे देता है, तो वहां पर ये चीज मिल जाती है। अदरवाइज AWS के अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक्चुअल एजुकेशन की होती है, ठीक है। तो जहां पर नहीं होती तो वो मजीद बढ़ाने के लिए किसी के साथ कोलैबोरेट करके तो उनकी सर्वर्स को फॉर द कैशिंग यूज कर लें, ठीक है। AWS ने ये नई एक एजुकेशन एक्सप्लेन की, लेकिन ये अभी तक बहुत ज्यादा यूजेज में नहीं है, मैंने भी अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन असल में ये होती है कि दीज आर द बिटवीन द क्लाउड। असल में क्लाउड फ्रंट अभी हमने पढ़ा नहीं है। क्लाउड फ्रंट के यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँ ना कि आपकी ये जिस तरह सर्वर्स लगे ना, तो AWS से करता है कि आपके सपोज दैट के इनके दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7 सपोज दैट कि ये जो है ना मजीद 7 किस्म की एजुकेशन यानी कि बिटवीन रीजन्स, इन रीजन्स के दरमियान में एक इस रीजन और इस रीजन के दरमियान में नंबर ऑफ एजुकेशन का काउंट इंक्रीज किया है सिर्फ उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि आपकी मजीद एजुकेशन जो है ना वो बढ़ा दी है रीजनल लेवल के ऊपर। उससे क्या होता है कि आपको कैशिंग जो है वो थोड़ी सी मजीद बेटर मिल जाती है, यानी कि ज्यादा मिल जाती है, तो इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज एजुकेशन और रीजनल एजुकेशन में डिफरेंस ही होता है, वो ग्लोबल होती है, ये रीजनल होती है, ठीक है। तो ये लेवल पे आ जाता है। अच्छा अभी हम लोग मैं एक दफा टाइम देख लूँ जस्ट
ओके अभी हम लोग जो ना तकरीबन कुछ 30 मिनट का जो सेशन हमारा रहता है, इसके अंदर हम लोग AWS की कुछ सर्विसेज हैं, नेटवर्किंग सर्विसेज। मैं आपको ना बहुत मैंने आपको बताया था AWS की मोर देन 200 सर्विसेज है। मैं सारी सर्विसेज का आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, लेकिन AWS की जो मेजर सर्विसेज हैं जो हम अपने कोर्स कंटेंट के अंदर यूज करेंगे, जो कि ज्यादा यूज होने वाली सर्विसेज में से एक है, उनके बारे में आपको शॉर्ट बहुत वन लाइनर कह सकते हैं मैं अपनी वर्डिंग में इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई ये सर्विस क्या करती है, ये सर्विस क्या करती है। एक आपको समझ आएगी नेटवर्किंग सर्विसेज से रिलेटेड AWS की सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं और हम लोग कौन कौन सी अपने कोर्स कंटेंट के अंदर पढ़ेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह अभी मैं अगली स्लाइड में जाता हूँ, एक आपको चीज हाईलाइट करूंगा कि मैंने अपनी सर्विसेज के अंदर ये एक एरोज बनाए हुए। इसका मेनली पर्पज ये है कि ये वो सर्विसेज हैं जो कि हम अपने कोर्स में सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि डिटेल्ड लैब्स भी परफॉर्म करेंगे। जिनके ऊपर ये एरोज नहीं बने हुए उनका हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं देखेंगे। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, ये नहीं कि थोड़ी हैं, लेकिन ये कि जिन पे एरोज बने हुए हैं, मैंने इसके पॉइंट की थी कि इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं और इनके ऊपर हम लोग डिटेल से लैब्स परफॉर्म करके हैंड्स ऑन लेंगे लैब्स भी। तो अभी सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आप लोग के लिए, क्विक, तो बस इसको आप लोग ले लें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेटवर्किंग सर्विसेज के अंदर। ये कुछ 3 सर्विसेज मैंने मेंशन की हुई, अदरवाइज नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारी सर्विसेज और भी आती हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। राउट 53 क्या सर्विस है? AWS की ये DNS सर्विस है। राउट 53 के अंदर जो 53 है ना, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कोई आप में से 53 का मतलब क्या होगा? बड़ा इजी मतलब है। ये डीएनएस की पोर्ट नंबर क्या होती है बात है, उसके। जबरदस्त, ऑसम। DNS की पोर्ट 53 होती है, जो ग्लोबल पोर्ट है वो 53 होती है। तो राउट 53 का नाम इसलिए 53 है, राउट 53, क्योंकि ये DNS सर्विस है। अगर आपको कोई डोमेन परचेज करनी है AWS, अब आपको GoDaddy वाले काम, domain.com, ये सारे काम भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल। मैं आपको क्या कहा था, वन स्टॉप शॉप, कि आपको डोमेन्स परचेज करनी है AWS पे परचेज करें, AWS पे उसको चला दें। तो यहाँ से राउट 53 से आप जाके परचेज कर सकते हैं। DNS सर्विस है, इसके और भी फंक्शनलिटीज है, बट इट्स अ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन। डायरेक्ट कनेक्ट AWS की कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव सर्विस है, कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई AWS को कि मेरा एक डाटा सेंटर है और मुझे अपने डाटा सेंटर को AWS के डाटा सेंटर से फिजिकली कनेक्ट करना है, तो उसके लिए AWS की डायरेक्ट कनेक्ट सर्विस यूज होती है। ये फिजिकल लाइन आपके डाटा सेंटर से AWS के डाटा सेंटर के अंदर तक लगा देता है। तो ये होता है, लेकिन उस रीजन, उस आपके एरिया के अंदर रीजन होना जरूरी है। तीसरी चीज VPC AWS की मेरे ख्याल से इस पूरे कोर्स की ना 2-3 जो मेजर सर्विस है उनमें से एक है, जिसके ऊपर आप एज मैं कहता हूं कि आर्किटेक्ट तब कहलाओगे कि जब आप VPC पे स्पेशलाइज हो जाओगे। VPC AWS का प्राइवेट क्लाउड है, यानी कि आप कहते हो कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर रहते हुए अपना क्लाउड बनाना है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर रहते हुए अपना डेटा सेंटर बनाना है। तो अपना डेटा सेंटर बनाने के लिए आप VPC को यूज करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर 2-3 सेशन होंगे, पूरा नेटवर्क हम बनाएंगे, पूरा आर्किटेक्चर बनाएंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल से हैंड्स ऑन लैब्स भी परफॉर्म करेंगे। VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हैं इसको। वर्चुअल डेटा सेंटर देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैं देख नहीं रहा था स्लाइड्स को, लेकिन वर्चुअल डेटा सेंटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ही ये है कि ये वर्चुअल आपको डेटा सेंटर बनाने की, यानी कि आपको कितने प्राइवेट सबनेट्स रखने हैं, कितने पब्लिक सबनेट्स रखने हैं, कितने इंटरनेट गेटवेज क्रिएट करने हैं, नेट गेटवेज क्रिएट करने, राउट टेबल्स क्रिएट करने, ये सारी चीजें VPC के अंदर आती हैं। तो और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज है, लेकिन ये एक फंक्शनलिटी है इसकी। कंप्यूट सर्विसेज, AWS की कंप्यूट सर्विस। कंप्यूट का मतलब होता है चलने वाली चीजें, यानी कि जो रिसोर्सेज आप क्रिएट करते हैं, सर्वर्स क्रिएट करते हैं, उनको कंप्यूट रिसोर्सेज कहा जाता है। AWS के अंदर सबसे मेजर सर्विस में से एक है, वो है EC2। इसका लिखा जाए, ये लोगो गलत लगा हुआ है। EC2 कहते हैं यानी कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड को। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का मतलब ये है कि अगर आपको आज, अच्छा इस पे एरो नहीं लगा, इस पे एरो लगना चाहिए था, ये तो बहुत, इस पे 2-3 सेशंस हैं मेरे स्लाइड शायद अपडेट किए हैं, उजैर ने वो मिस कर दिया। यहाँ पर एरो लगा होना चाहिए था। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का मतलब है कि आपको आज लिनक्स का सर्वर चाहिए, विंडो का सर्वर चाहिए, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आप इमीडिएटली EC2 पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। आपको 1 GB 2 GB 10 50 100 200 1000 2000 3000 यानी कि 3000 यानी कि 3-4 टेराबाइट तक रैम, टेराबाइट की मैं बात कर रहा हूँ, रैम टेराबाइट की के लेवल की भी सर्विस चाहिए आपको, यहाँ से मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज यानी कि ऑन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑन यानी करने के बाद उसके बाद फिर आप अपने ये करेंगे सारे काम, लेकिन बड़े सर्वर्स नहीं, छोटे सर्वर। अब बात आ गई कि मैंने सर्वर्स तो चला लिए, EC2 सर्वर चला लिए, उनको स्केल आउट और स्केल इन क्या करना है मुझे,
मैं जिस समय आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में भी एग्जांपल दी थी कि मेरी अभी एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिकली मेरे 2-3 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो वो इतना मेरा इंटेलिजेंट सर्वर्स या इतना इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि इट विल स्केल आउट एंड स्केल इन ऑटोमेटिकली, ताकि वो प्रॉपर तरीके से स्केल आउट और स्केल इन हो सके। तो उसके लिए हम ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं। ठीक है, ऑटो स्केलिंग के बारे में यहाँ पर बहुत सी चीजें लिखी हुई है, इसके ऊपर डिटेल्ड लैब्स है, हम खुद से स्केल आउट और स्केल इन करके देखेंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल से एरो इस जगह पे इसलिए लगा हुआ है कि ये पूरा कवर होता है, मेरे ख्याल से शायद ज्यादा इंटेलिजेंटली ज्यादा काम किया है, अच्छी बात है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, सॉरी इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर एडब्ल्यूएस की सर्विस है जो कि लोड को बैलेंस करती है टुवर्ड्स मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस। तो इसके इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड कहते हैं। बहुत सारे पर्पसेस और भी हैं, बहुत सी डिटेल अभी और है, ये जस्ट वन लाइनर है। मैं इसलिए ये इंट्रोडक्शन दिया ताकि आप लोग, जैसे किसी के माइंड में कंफ्यूजन है कि यार ये चीज पढ़ेंगे या पता ही कुछ नहीं है, जब देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी ना, आपको पता चलेगा हम ये चीजें अचीव कर सकते हैं, हम ये चीजें बना सकते हैं और हम अपने कोर्स में बनाएंगे ये चीजें और उनके ऊपर अपना काम भी करेंगे। तो AWS की सर्विस है जिसको हम वर्चुअल डेस्कटॉप्स कहते हैं, कि अगर आपको अभी के अभी अपने कोटूडियो लैपटॉप के ऊपर या पुराने थके किस्म के किसी लैपटॉप के ऊपर विंडोज 10 चलानी है या एक अच्छा किस्म का डेस्कटॉप चाहिए, आप AWS में बना बनाया समझ लें कि एक लैपटॉप या सर्वर या मशीन ले सकते हैं, सर्वर नहीं CPU ले सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि डेस्कटॉप ले सकते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप्स कहते हैं इसको, तो आपको मिल सकते हैं। स्टोरेज सर्विस AWS की जो है वो S3 है, ग्लेशियर है और EBS है। S3 AWS की सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विसेज में से है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। डॉक्यूमेंट स्टोर करने, वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस आप ये यूज करते हो। ये मेरे ख्याल से मेरा शायद ही कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें मैंने ये शायद यूज ना किया, अदरवाइज ये तो हर जगह पे यूज हो रही है। ग्लेशियर समझ लें कि S3 की एक एडवांस वर्जन कह सकता हूँ मैं, यानी कि यहाँ पर डेटा असल में हमारे पास डेटा जो होता है ना, हर जगह पे हर कंपनी में डेटा कुछ ज्यादा यूज होने वाला डेटा होता है और कुछ डेटा होता है जो शायद 10-10, 20-20 साल यूज नहीं होता। ऐसा आप लोगों की कंपनी में भी होगा, बल्कि आपके लैपटॉप में भी ऐसा डेटा होगा, यकीनन ऐसा डेटा होगा जो शायद आपने कई महीनों से या साल से ओपन नहीं किया होगा। उस डेटा को डेटा आर्काइव कहते हैं, डेटा आर्काइव कहते हैं। तो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा स्टोर किया जाता है उसको हम ग्लेशियर में स्टोर करते हैं, यानी ग्लेशियर में डाल देते हैं। इसके और पर्पसेस भी बहुत हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, हम उसको अपने कोर्स कंटेंट में देखेंगे। ये सारी चीजें, किस पे एरो बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारी इंक्लूडेड है। EBS को असल में इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ वो ये कि EC2 सर्वर के साथ, जो सर्वर्स आपके मैंने भी पीछे पढ़ाए हैं बताए हैं, उनके साथ जो हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, उन हार्ड ड्राइव्स को ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज कहते हैं और उनको EBS कहते हैं। हम EBS के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे और EBS के बारे में डिटेल से जो है वो लैब्स भी परफॉर्म करेंगे और EBS से हम अपने जो है वो स्टोरेजेस क्रिएट भी करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज आ जाए। अच्छा, EBS के अंदर ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे भी, इसकी लैब्स पे परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, ये भी सब कुछ आपको स्टोरेज गेटवे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अच्छा, स्टोरेज गेटवे होता है आपका जो डेटा गेटवे असल में होता है डोर, जो फ्रंट डोर होता है ना किसी भी सर्विस का, उसको हम गेटवे कहते हैं, गुजरने का रास्ता कहते हैं। तो जो डेटा के गुजरने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सपोज दैट कि आपको अपने ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर के साथ AWS के स्टोरेज को लिंक करना है, तो आप स्टोरेज गेटवे के थ्रू डेटा भेज भी सकते हो, ले भी सकते हो। तो उसके लिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस और स्टोरेज गेटवे के कम्युनिकेशन को यूज करके अपने डेटा को इन एंड आउट भेजते हो। तो इसके बारे में शॉर्टली एक्सप्लेन ये है, लेकिन इसमें डेटा जो है वो आपका फाइल बेस्ड डेटा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड भी हो सकता है और टेप बेस्ड डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये गेटवे यूज होता है कि ये आपके डेटा को बाहर भेजने, इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोरेज गेटवे यूज किया जाता है। ये दोनों सर्विसेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, इस पर कोई एरर नहीं बना हुआ, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। डेटाबेस सर्विस AWS की ये सारी सर्विसेज आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे, जिसमें RDS है, DynamoDB और इलास्टिक कैशे है। RDS AWS की सर्विस है जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अगर आपको MySQL डेटाबेस क्रिएट करनी है, आपको Postgres क्रिएट करनी है, आपको MariaDB क्रिएट करनी है, आपको Oracle डेटाबेस क्रिएट करनी है, MS SQL क्रिएट करनी है, सारी डेटाबेस AWS के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम RDS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस कहते हैं। DynamoDB AWS की NoSQL डेटाबेसिस के लिए यूज होती है, जिसका MongoDB है। अगर आपको AWS में कोई इस तरह की सर्विस या डेटाबेस क्रिएट करनी है, देन यू कैन यूज दी DynamoDB, ठीक है, तो आपके पास वो आ जाती है। अदरवाइज आपको AWS के अंदर अगर कैशे क्रिएट करनी है, यानी डेटाबेस लेवल के ऊपर कैशे क्रिएट करनी है, देन यू कैन यूज इलास्टिक कैशे, यानी कि बिटवीन योर वेब सर्वर एंड बिटवीन योर डेटाबेस, इफ यू वांट टू क्रिएट एंड इंक्रीज द लेटेंसी, यानी कि जो आपको डिक्रीज द लेटेंसी और इंक्रीज द परफॉर्मेंस, तो डेटाबेस लेवल के ऊपर आप जो कैशे क्रिएट करते हैं उसको हम इलास्टिक कैशे कहते हैं। इसके अंदर दो जो है वो डेटाबेसेस यूज करेंगे,
सॉरी इलास्टिक कैश यूज करेंगे, एक का नाम है रेडिस और एक का नाम है मेमकैश। ये दो हम इसके अंदर कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये डेटाबेस लेवल की आ जाती है। इसके बाद हम बाकी चलते हैं एनालिटिक्स सर्विसेज कौन सी है AWS के अंदर, जो हम अपने कोर्स कंटेंट के अंदर पढ़ेंगे अपने AWS कोर्स के अंदर। उसमें ये सारी सर्विसेज हम डिस्कस करेंगे। इनमें पहली है रेडशिफ्ट, किनेसिस एंड EMR। रेडशिफ्ट AWS की सर्विस है जिसको हम डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस कहते हैं। यानी कि आपके पास ऐसा डेटा जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास स्टोर्ड है, और इफ यू वांट टू क्रिएट एन एनालिटिक्स, यानी कि आप उसके ऊपर रिपोर्टिंग जनरेट करना चाहते हो, आप एनालाइज करना चाहते हो डेटा को, जो बिग डेटा से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो उसके लिए आप रेडशिफ्ट यूज करते हो। रेडशिफ्ट AWS की सर्विस है जो कि इस पर्पस के लिए यूज होती है। AWS की सर्विस है किनेसिस। किनेसिस को कहते हैं, अगर आपके पास जो रियल टाइम चलता हुआ डेटा या स्ट्रीमिंग डेटा होता है, अगर आपको उसको एनालाइज करना है, उसके ऊपर आपको कोई रिपोर्टिंग जनरेट करनी है, रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी कि मेरा एक फुटबॉल का मैच चल रहा है कोई लाइव, और मैंने रियल टाइम स्ट्रीमिंग ऑन करवाई हुई है, और मुझे ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं और नंबर ऑफ यूजर्स किस किस कंट्री से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उसके लिए हम किनेसिस यूज करेंगे। तो इस पर्पस के लिए ये किनेसिस AWS की सर्विस यूज होती है, जो कि रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए यूज होती है। EMR है AWS की सर्विस जिसका नाम है इलास्टिक मैप रिड्यूस, जो कि बिग डेटा से रिलेटेड यूज होती है, जहां पर आपको बड़े बड़े क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं, डेटा माइनिंग क्रिएट करनी है, लॉग एनालिटिक्स क्रिएट करने हैं, वहां पर इलास्टिक मैप रिड्यूस यूज होती है। तो ये एक AWS की एनालिटिकल सर्विसेज के अंदर आती है। एप्लीकेशन सर्विसेज कौन सी AWS की? SQS, SNS एंड SWF। AWS की सर्विस है SQS, क्यू बेस्ड सर्विस कहते हैं इसको। अगर आपके बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और जा रही हैं, अगर आप उनका एक सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आपके वेब सर्वर से डेटाबेस की तरफ या एप्लीकेशन से वेब सर्वर की तरफ जो रिक्वेस्ट जा रही हैं या प्रॉक्सी सर्वर, तो जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रही हैं और जा रही हैं, उनको क्रिएट करना, उनको मैनेज करना, उनको क्यूज को एक सीक्वेंस में मेंटेन करने के लिए हम सिंपल क्यू सर्विस यूज करते हैं, इसको हम SQS कहते हैं। SNS होती है AWS की सर्विस है जिसका नाम है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ये यूज होती है फॉर द नोटिफिकेशन पर्पसेज। अगर आपको SMS भेजने हैं, किसी भी सिंपल मेरे मोबाइल पे SMS भेजना है तो हम इससे भेज सकते हैं। हमें ईमेल्स भेजनी है, हमारा सर्वर क्रैश कर जाए तो हमें ईमेल आ जाए रात के 12 बजे, हमारा सर्वर स्केल अप हो या स्केल डाउन हो तो हमें ईमेल आ जाए। तो SNS जो है वो नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। SWF AWS की सर्विस कहते हैं सिंपल वर्कफ्लो सर्विस, और ये सर्विस यूज होती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द वर्कफ्लोज, कि आपके डिफरेंट आपके जो है कंपनी के अंदर काम हो रहे हैं और उन कामों को आपने यानी रिमाइंडर्स लगाने हैं, आपने उन कामों के ऊपर जो है वो एक समझ लें कि ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना है जो कि उन तमाम वर्कफ्लोज को मैनेज कर रहा हो, मॉनिटर कर रहा हो, तो उसके लिए सिंपल वर्कफ्लो सर्विस यूज होती है। तो ये इसके अंदर आती है हमारी डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। 2-3 रह गई हैं क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ ना गलत। डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विस के अंदर आती है ऑप्शंस, IAM एंड क्लाउड वॉच। IAM कल का चैप्टर है, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, जो प्रॉपर चैप्टर है, जो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। इसको कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट AWS की वो सर्विस है जिसके अंदर हम अपने यूजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, रोल्स क्रिएट करते हैं, परमिशंस, पॉलिसी, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं कि भाई मैंने अपने AWS के ऊपर किसको एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी, किसको किस चीज की एक्सेस देनी है, किस चीज से उसको रोकना है। ये सारी जो मैनेजमेंट लेवल की चीजें हैं वो हम लोग IAM के थ्रू मैनेज। क्लाउड वॉच की सर्विस है जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग सर्विस, कि मेरे सर्वर्स की मॉनिटरिंग करना, उनके अलार्म्स क्रिएट करना, उनके ऊपर मैट्रिसेस क्रिएट करना, उनके ऊपर लॉग्स क्रिएट करना, उनके ऊपर क्या नाम है इवेंट्स क्रिएट करना, ये सारे काम क्लाउड वॉच के। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग सर्विस है AWS की। अगर आपसे कोई कहे भाई मॉनिटरिंग सर्विस चाहिए AWS के ऊपर, तो आप क्लाउड वॉच की तरह इजीली बता दिया। ऑप्शनल्स क्या है AWS का, सर ये हम लोग इस कोर्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जस्ट ओवरव्यू में ऐड कर दिया था। ये असल में जिस तरह मैंने अभी पीछे जिक्र किया था एनसिबल का या मैनेजमेंट का, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन लेवल की मैनेजमेंट जो होती है ना, वो हम ऑफसोर्स के थ्रू मैनेज करते हैं। DevOps की ये तकरीबन उसी से रिलेट करता हुआ टूल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस। इलास्टिक बीनस्टॉक, क्लाउड ट्रेल, अभी आखिरी स्लाइड है, इसके बाद देखा एक सर्विस और है, उसके बाद इलास्टिक बीनस्टॉक AWS की प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं कि अगर आप डेवलपर हैं और आप कहते हैं मुझे ना तो सर्वर्स का पता है, ना मुझे स्टोरेजेस का पता है, ना मुझे डेटाबेस का पता है, ना मुझे नेटवर्क का पता है, मुझे मेरी एप्लीकेशन लाइव करवा दो, और किस तरह से करूं, तो मैं आपको कहूंगा भाई जाओ इलास्टिक बीनस्टॉक पे। इलास्टिक बीनस्टॉक आपसे पूछेगा भाई आपकी एप्लीकेशन का कोड किस फ्रेमवर्क यानी किस लैंग्वेज का है, आप वहां से सिलेक्ट करोगे भाई पाइथन का है या PHP का है या जावा का है या किसका है, आप वहां से सिलेक्ट करोगे और अपना कोड अपलोड करोगे और आगे क्लिक कर दोगे। ये आपका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बना के
आपको एंड पे यूआरएल दे देगा, भाई आपकी एप्लीकेशन लाइव हो गई, ये यूआरएल पकड़ो। इसको टेस्टिंग पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, डेवलपर्स बहुत लाइक करते हैं इसको, इलास्टिक बीनस्टॉक को। क्लाउडट्रेल एडब्ल्यूएस की सर्विस है कि अगर मुझे आप लोगों की रिक्वेस्ट को, एपीआईज को मैंने को रिकॉर्ड करना है कि भाई मेरे एडब्ल्यूएस के ऊपर, कंसोल के ऊपर कौन सा यूजर किस टाइम लॉगिन हुआ, उसने कौन कौन सी सर्विसेज यूज की, तो उस सारे पर्पस के लिए मैं क्लाउडट्रेल यूज करूंगा, यानी लॉगिंग ऑडिटिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है क्लाउडट्रेल को। डेटा पाइपलाइन एडब्ल्यूएस की सर्विस है जो कि एडब्ल्यूएस की ऑर्केस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट करती है, यानी कि डिफरेंट वर्क फ्लोज को, डिफरेंट वर्क लोड्स को मैनेज करने के लिए जो है ना वो हम लोग पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं डेटा लेवल की, तो वो हम लोग डेटा पाइपलाइन के लिए के थ्रू ही यूज करते हैं। और आखिरी सर्विस है क्लाउड फॉर्मेशन। एडब्ल्यूएस के अंदर रहते हुए अगर आपने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनुअली बना लिया है, आपने एडब्ल्यूएस की डिफरेंट सर्विसेज बना ली हैं, आपने मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर लिए हैं, आपने डिफरेंट यानी मैं कहता हूँ 4-5 आपके EC2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं, 2-4 आपकी डेटाबेसेस चल रही हैं, बहुत बड़ा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। अब आप कहते हैं यार, आपके क्लाइंट आपको कहते हैं यार भाई कल दोबारा ये बना दो, जिसको आपने पूरा एक 15-20 दिन लगा के बनाया था, आपका क्लाइंट कहता है यार ये कल से दोबारा काम शुरू कर दो, या किसी और रीजन में बना दो, या किसी और क्लाइंट के लिए बना दो, तो क्या आप दोबारा 15-20 दिन लगाएंगे? तो क्लाइंट अब ये करते हैं, आप जो ऑटोमेशन दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशन कहते हैं इस चीज को, कि हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हार्डवेयर लेवल की, समझ लें हमारा इसमें क्लाउड में हार्डवेयर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल ये पूरे हार्डवेयर को अगर हम अपने कोड करना चाहते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन उस हार्डवेयर को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस कहते हैं, कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड क्रिएट कर लेते हैं। उस कोड का बेनिफिट ये होता है कि कोड चाहे मैं पाकिस्तान में बैठ के चला रहा हूँ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा हूँ, आज कल जो है वही यूएस चला जाऊँ, तो मुझे पूरा लैपटॉप लेके जाने की जरूरत नहीं है, मेरा कोड गेटअप पे पड़ा है, मैं कोड वहां जाके पुल करूंगा, उस कोड में चेंजेस करूंगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यानी कि मुझे अपने सर्वर्स की स्पेसिफिकेशन चेंज करनी है, मुझे स्टोरेजेस क्रिएट करनी है, मुझे इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, मैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड में कन्वर्ट कर दूं, और इसकी लैब भी हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ा एक शॉर्ट सा मैंने सर्विसेज का इंट्रोडक्शन दिया है, क्विक इंट्रोडक्शन था, लेकिन ये टेंशन ही नहीं, हमारा बहुत डिटेल सेशंस इसके अंदर होंगे, डिटेल जो है डिटेल से हम सारी सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर आप लोग भी इस काबिल होगा कि मेरी तरह जल्दी जल्दी बोल सकोगे। तो कुछ समझ आई है या नहीं आई, ओपन जो है डिस्कशन आप कर सकते हो, लेकिन ये कि मुझे अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करो, और क्या नाम है, समझ आई कि नहीं मुझे अपना ये बता दो।